हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक महा मैराथन क्लास है। जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मात्र 2 घंटे के वीडियो में पूरी हिंदी खत्म। सही सुना आपने, मैंने जो आपको 12th हिंदी के 22 टॉपिक बताए थे उस पूरे 22 टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। तो अगर आपको 100 में 100 नंबर लाना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब की बार हमें हिंदी में 100 में 95 प्लस पार करना है। तो ये एक महा मैराथन क्लास है, बहुत ही मेहनत से ये मैंने वीडियो बनाया है और 21 टॉपिक हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। वो 21 टॉपिक कौन कौन से होंगे पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। जैसे आपका पेपर आता है वैसे सेम मैं लेकर आया हूं, खंड का खंड का सब कुछ एक वीडियो में, ठीक है। दूसरा है महत्वपूर्ण गद्यांश सब पढ़ेंगे। देखिए, ये 10 नंबर आपका पक्का, यहां से 10 नंबर गद्यांश का मैं एक इंपॉर्टेंट गद्यांश बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। फिर महत्वपूर्ण पद्यांश, इसका 10 नंबर, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे लेखक का जीवन परिचय, किसी एक लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कवि का जीवन परिचय, ठीक है, ये 5 नंबर का आता है, सॉरी 5 नंबर का, ठीक है। फिर हम कवि का जीवन परिचय 5 नंबर का। फिर हम पढ़ेंगे हिंदी की महत्वपूर्ण कहानी 5 नंबर, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे खंड काव्य, ये भी 5 नंबर। उसके बाद में अभी बहुत सारे टॉपिक है। देखिए, हिंदी संस्कृत का गद्यांश फिर हम पढ़ेंगे 7 नंबर का। फिर हिंदी संस्कृत का पद्यांश पढ़ेंगे 7 नंबर का, यानी कि पूरी हिंदी एक ही वीडियो में खत्म होगी, ठीक है। 10 नंबर हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां। फिर हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन। फिर रस पढ़ेंगे 2 नंबर, छंद पढ़ेंगे 2 नंबर, अलंकार पढ़ेंगे 2 नंबर, ठीक है। फिर पत्र लेखन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम निबंध पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल जो आपका 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, पूरे पेपर को मैं एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अब आपके पास समय नहीं, अगर आप इसी वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे आप 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे। ये एक महा मैराथन क्लास है, 2 घंटे की क्लास है। अगर 2 घंटे आपने देख लिया तो हिंदी में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे 21 टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक आपका हिंदी का नहीं छूटेगा, सब सीरियल वाइज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं इंग्लिश का भी वीडियो लेकर आऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोज आपको टाइम से तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, ठीक है। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये 10 नंबर का आता है और 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, बस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, ठीक है। और इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा आपको लिखना कैसे बोर्ड में। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, युद्ध यात्रा के रचनाकार हैं, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। का है मुंशी प्रेमचंद, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है लल्लू लाल और घा है धर्मवीर भारती, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए ये क्वेश्चन नहीं उतारना है बोर्ड एग्जाम में, आप लोग ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका राइट आंसर है धर्मवीर भारती। तो आप क्या कीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालकर आपको जो प्रश्नोत्तर संख्या में दिया गया है, फर्स्ट सेकंड या काखा गाखा कुछ दिया गया है, उसका आप आंसर केवल लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं उतारना, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से समझना है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसका केवल आपको आंसर लिखना है, जो ऑप्शन सही होगा वही आपको लिखना है, ठीक है, समझे। दूसरा देखिए, आवारा मसीहा की रचना विधा है, यानी कि जो आवारा मसीहा है इसको किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर जी ने। ये किस विधा की रचना है, तो ये आपका जीवनी है, तो खा वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। आवारा मसीहा जो है ये जीवनी विधा की रचना है, ठीक है। जैसे कई विधाएं, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, लेकिन ये एक जीवनी है। ऐसे देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी यही इसी से रिलेटेड है, थोड़ा घुमा फिरा कर दे दिया गया। देखिए, निम्नलिखित में से जीवनी है, इसमें से कौन सी रचना है जो जीवनी है, तो मैंने अभी बताया आवारा मसीहा एक जीवनी है, तो सिंपल सा है, इसको टिक कर दीजिए आप, ठीक है। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों में जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें बता रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट है। अभी तो वीडियो, अभी तो ये शुरुआत है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और ऐसे पढ़िए जैसे आप इस तरह से हमेशा जब तैयारी कीजिए तो ऐसे करिए जैसे कल मेरा हिंदी का पेपर है। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये लगना चाहिए आपके दिमाग को कि कल मेरा हिंदी का पेपर है, मुझे कल हिंदी का पेपर देना है। इस तरह से तैयारी करेंगे, आपको 90% प्लस लाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, जो भी पढ़िए फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए, क्योंकि अब की बार आपको टॉपर बनना है, अपने माता पिता का नाम, अपने स्कूल कॉलेज का नाम रोशन करना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। देखिए, निराला
निराला की साहित्य साधना, ये एक रचना है। इसके लेखक कौन है? का है रामविलास शर्मा, खा है भगवती चरण वर्मा, गा है रांगे राघव और घा है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का रामविलास शर्मा। ठीक है, निराला की साहित्य साधना, इसके लेखक है रामविलास शर्मा जी। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे ही हम 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद गद्यांश पद्यांश सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा है, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं, यानी कि हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? का है मोहन राकेश, खा है रामधारी सिंह दिनकर, गा है ईला चंद्र जोशी, घा है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। ठीक है, ये हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। समझ में आया? घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे 6 नंबर देखिए, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है ये आपको बताना है, तो वो है घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, तो ये का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। आधुनिक काल के अगर प्रारंभिक डायरी लेखक का नाम पूछा जाए तो घनश्याम दास बिड़ला जो है बिड़ला। ठीक है, थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे 7वां क्वेश्चन देखिए, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? देखिए कलम का सिपाही जो है ये किस विधा की रचना है, ये इस प्रकार से पूछा जा रहा है। ठीक है, का है कहानी, खा है जीवनी, गा है उपन्यास, घा है रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा जीवनी। देखिए कलम का सिपाही जो है ये भी एक जीवनी है, तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट होगा। ऐसे 8वां देखिए, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के प्रकाशक हैं, यानी कि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, इसके प्रकाशक कौन है? गा है बनारसी चतुर्वेदी, खा है वियोगी हरि, गा है महात्मा मुंशीराम, घा है हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा वियोगी हरि। ठीक है, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, इसके प्रकाशक जो है वो वियोगी हरि जी है। ठीक है, अच्छा 9 नंबर देखिए, समाजवाद के लेखक हैं, जो समाजवाद रचना है इसके लेखक कौन है? देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं इसमें, हमें गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय कहानी सब कुछ पढ़ना है, तो थोड़ा स्पीड से हमें चलना होगा। क्योंकि जो मंद मंद आप चल रहे थे उस स्पीड को थोड़ा तेज कर दीजिए, क्योंकि जितनी तेज आपकी स्पीड होगी उतना ज्यादा आपका नंबर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं बस खूब तेज पढ़ते चले जाएं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप थोड़ा अच्छे तरीके से थोड़ा तेजी से पढ़ें। ठीक है, तो समाजवाद के लेखक कौन है? का है नंद दुलारे वाजपेयी, खा है डॉक्टर संपूर्णानंद, गा है राहुल सांकृत्यायन, घा है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा मोहन राकेश। ठीक है, समाजवाद के जो लेखक हैं वो मोहन राकेश जी हैं, तो ये आपका घा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ऐसे चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हरिशंकर परसाई की कृति है, यानी कि इनमें से कौन सी रचना है जो हरिशंकर परसाई जी की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का तट की खोज। देखिए तट की खोज जो रचना है ये हरिशंकर परसाई जी की, बाकी तीनों रचनाएं उनकी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। 11 नंबर देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, ये तो सभी को पता है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, ब्राह्मण पत्रिका, हिंदी प्रदीप के संपादक, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12 नंबर देखिए, बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? देखिए बनारस अखबार जो है इसके प्रकाशक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, 13 नंबर देखिए, आनंद कादंबरी के संपादक हैं। आनंद कादंबरी मैंने बताया था आपको, इसको याद कर लीजिएगा। तो आनंद कादंबरी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। ठीक है, तो ये आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे इसमें ऑप्शंस होंगे, 2 क्वेश्चन और हैं, इसमें हम 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। वैसे क्वेश्चन तो मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में पहले भी बहुत सारे बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, उन्हीं 15 को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक थे, ये बहुत पहले से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, इसके संपादक कौन थे? प्रेमचंद जी। ठीक है, तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र जी थे। ठीक है, तो गा वाला ऑप्शन राइट होगा। 15 नंबर देखिए, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी थे। तो यहां पर 15 क्वेश्चन मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का बता दिया, और आपके पेपर में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 10 नंबर के। तो 10 नंबर का अगर आपको क्लियर करना है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन और भी आपको पढ़ना होगा, लेकिन 15 क्वेश्चन मैंने इसमें आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न जो था वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब आता है क्या? देखिए मैंने बताया था अब क्या आएगा आपका, बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद आपके पेपर में आएगा महत्वपूर्ण गद्यांश। तो चलिए 10 नंबर और क्लियर कर लेते हैं, और एक गद्यांश हम लेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं।
अब चलिए एक गद्यांश को सॉल्व करते हैं, क्योंकि गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए गद्यांश जो आता है आपका 10 नंबर का आता है, तो हमें 10 नंबर क्लियर तो करना ही होगा, चाहे आज आप करें चाहे 2 दिन बाद करें। लेकिन ध्यान से समझिए, जो गद्यांश मैं बताने जा रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये गद्यांश। ठीक है, देखिए गद्यांश क्या है, पहले गद्यांश को हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पेपर में क्या होगा, ऐसे गद्यांश पहले दिया जाएगा, उसके बाद में उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, गद्यांश दे दिया गया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसी का आंसर आपको देना होगा। देखिए पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। देखिए, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्रह्म रूप की दृष्टि से संस्कृति की ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि में से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। अब आपसे पूछा जाए किस चैप्टर का है, तो आप बता देंगे राष्ट्र आ गया, यानी कि ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर का है। तो आपको गद्यांश पढ़ना क्यों होता है, ताकि आपको पता चल जाए आखिर ये किस चैप्टर का है। ठीक है, तो आपको इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखिए गद्यांश आपने पढ़ लिया, अब आपको पहचानना होगा ये किस पाठ से लिया गया, उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि रेखांकित अंश का मतलब क्या हुआ। देखिए ऊपर देखिए, ये जितनी लाइनें हैं जिनके नीचे अंडरलाइन है, यहां तक आपको अपनी भाषा में व्याख्या करना है। ठीक है, थोड़ा चेंज करके। अच्छा, तीसरा देखिए क्या है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। इसका आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए चौथा देखिए, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। और 5वां है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो इनका आंसर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पैसेज में सब मिल जाएगा, बस आपको इन दोनों का आंसर अपनी तरफ से लिखना होगा। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे ये समझिए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ लिया, अब आपके एग्जाम में 2 गद्यांश रहेंगे, आपको एक ही सॉल्व करना होगा। तो मान लीजिए आपने ये वाला आप कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले इसका जो फर्स्ट वर्ड है साहित्य, और जो इसका लास्ट वर्ड है देखिए ध्यान से स्वास्थ्य कर है। ठीक है, इसको आपको डॉट डॉट करके लिख देना। जैसे देखिए यहां पर लिखिए, ऐसे ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर ऐसे लिखिए साहित्य, साहित्य आपने लिख दिया। ठीक है, और डॉट डॉट करके आपको पहले प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना होगा, मैं यहां पर नहीं डाल रहा हूं। ठीक है, डॉट डॉट करके लिख देना स्वास्थ्य कर है, स्वास्थ्य कर है। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्यों आप लिख रहे हैं। देखिए 2 गद्यांश रहेंगे, आपको क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, तो एग्जामिनर कैसे समझ पाएगा कि आपने कौन सा गद्यांश किया है, तो इसको लिख देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए 2-2 नंबर हम क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसको अगर लिख देंगे 2 नंबर आपका क्लियर, इसका आंसर लिख देंगे 2 नंबर क्लियर, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा। तो पाठ और लेखक का नाम लिखने के लिए हमें एक हेडिंग हम डालते हैं, बहुत ही सुंदर सा, उसका नाम है संदर्भ। ठीक है, पाठ और लेखक का नाम लिखना है तो आपको एक हेडिंग डालना होगा संदर्भ। ठीक है, और ये जो मैं ग्रीन येलो इन सब पेन का यूज कर रहा हूं, बिल्कुल भी आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना रहता है। ठीक है, अब संदर्भ में हम क्या लिखेंगे, बहुत ही प्यार से लिखेंगे। देखिए आपको इसमें पाठ और लेखक का नाम लिखना है तो लिखेंगे प्रस्तुत, ठीक है, गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अब पाठ्य पुस्तक आपका कौन सा है उसको लिख देना है। तो देखिए पाठ्य पुस्तक के अब देखिए ये गद्य भाग है, तो गद्य भाग है क्योंकि गद्य से लिया गया है, तो यहां पर इसको लिख देंगे गद्य भाग। थोड़ा ब्लैक से लिखेंगे, देखिए थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे। ठीक है, तो गद्य भाग में संकलित, ठीक है, में संकलित एवं भारतीय संस्कृति
के, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे हैं भारतीय संस्कृति के अध्येता, ठीक है, भारतीय संस्कृति के अध्येता। आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं पाठ का नाम, लेखक का नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तरह लिखेंगे तो आपके चांसेस पूरे नंबर लाने के होंगे। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, अब इनका नाम लिखेंगे जो हमारे लेखक हैं, ठीक है, वासुदेव शरण। आप थोड़ा राइटिंग से लिखिएगा, ठीक है। मैं जिस तरह लिख रहा हूं उस तरह लिख रहा हूं, आप और अच्छा लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि राइटिंग का नंबर ना कटे, ठीक है। द्वारा लिखित, और जब फर्स्ट सेकंड पेज लिखे थोड़ा सा इंप्रेसिंग लिखे कि एग्जामिनर भी देखे अरे कितना अच्छा लिखा इस बच्चे ने, ठीक है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित, द्वारा लिखित, ठीक है। अब हम पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम क्या है, देखिए राष्ट्र का स्वरूप, तो यहां पर लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप। देखिए आप चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा और अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। तो राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक, शीर्षक निबंध से, शीर्षक निबंध से, निबंध से अवतरित है, अवतरित है, ठीक है। बस हो गया, बस हो गया आपका संदर्भ। देखिए कितना प्यारा सा हमने लिख दिया, ऐसे प्यार से आपको भी लिखना है। देखिए इसमें लेखक और पाठ का नाम दोनों आना चाहिए, तो मैंने जिस तरह से लिखा इसमें दोनों आ गए। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। तो देखिए यहाँ पर लेखक का नाम आ गया, यहाँ पर पाठ का नाम आ गया, संदर्भ बिल्कुल सही है। 2 नंबर हमने पक्का कर लिया, 2 नंबर क्लियर हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें, 2 नंबर हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन हमारा था उसको हमने लिख लिया। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर क्लियर। अब दूसरा देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको करना क्या है, जो आपका क्वेश्चन है इतना सा, जितने के नीचे अंडरलाइन है, देखिए साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। इतने का आपको अपनी भाषा में व्याख्या लिखनी है, ठीक है, अपनी भाषा में लिखिए, या आप इसमें जो आप लिखा हुआ है इसको थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप रटकर जाएं, रटना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए हमने रेखांकित अंश की व्याख्या अपनी भाषा में लिख रखा है, क्योंकि इसको मैं लिखता तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होता, क्योंकि इस समय एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। देखिए क्या है, लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उप संस्कृतियां फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विविध अंग हैं। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। बस ये आपका हो गया, 2 नंबर यहां पर भी क्लियर हो गया। हमने रेखांकित अंश की व्याख्या अपनी भाषा में लिख दिया, 2 नंबर हमारा एकदम क्लियर हो चुका है। इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है, सिर्फ समझना है आपको, थोड़ी अपनी भाषा में लिख दीजिए, 2 नंबर हमारा क्लियर हो गया। तो देखिए 10 नंबर का आता है, 4 नंबर हमने क्लियर कर लिया है, यानी कि 2 क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमने दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर कर लिया, 2 नंबर यहां पर क्लियर। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। इसका आंसर कहां मिलेगा आपको, आप लोग ढूंढेंगे तो इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। देखिए सबसे ऊपर क्या है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। बस हो गया, किन रूपों में था, तो आपको क्या करना ना, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में, ऐसे लिख देना, सिंपल सा आंसर। आपको जो 3 क्वेश्चन लास्ट के है उसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। तो देखिए हमने लिखा है, यहां पर आंसर लिख दिया है, साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। यहां पर भी 2 नंबर क्लियर हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर रेखांकित अंश की व्याख्या थी तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा लिखा, तब हमने 2 नंबर पाया, ठीक है। अब ये तो छोटा सा है, देखिए हर चीज बड़ा नहीं होगा, थोड़ा बहुत छोटा भी होगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमने 6 नंबर क्लियर कर लिया, 3 क्वेश्चन का आंसर। देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है, यानी कि जो सहृदय व्यक्ति होता है वो किसको स्वीकार करके आनंदित होता है। तो देखिए यहां पर लिखा है, ठीक है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। 2 नंबर क्लियर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको आपके उसी में मिल जाएगा गद्यांश में, ठीक है। ऐसे अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर हमारा क्लियर हो गया।
हमने 4 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। ठीक है, यानी कि जो ये पंक्ति है इसमें जो है राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है, तो सब आंसर आपको दिया गया। देखिए, आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है, जो व्यक्ति के सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लिखेंगे इसका आंसर, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। 2 नंबर यहां पर भी हमारा क्लियर हो गया। यानी कि गद्यांश में टोटल 5 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, टोटल 10 नंबर का ये टॉपिक है और 10 नंबर हमारा क्लियर हो गया है। तो ये आपका था गद्यांश, एक महत्वपूर्ण गद्यांश जो मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 का आंसर दीजिए, 10 नंबर ले जाइए। ठीक है, तो गद्यांश भी समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चलिए पद्यांश को देखते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए उसको भी देखते हैं। अब चलिए देखते हैं पद्यांश को। पद्यांश किससे आता है, देखिए हमारे जो हिंदी पद्य है उससे पद्यांश आएगा। ठीक है, और ये जो है 10 नंबर का आता है, सेम वही प्रोसेस है। इसमें क्या है, उसमें गद्यांश एक पैसेज दिया रहता था, इसमें क्या है, इसमें कुछ लाइंस दी जाएंगी कविताओं की और उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, टोटल 10 नंबर का ये भी रहेगा, उसी तरह रहेगा। चलिए देखते हैं कौन सा है। एक मैंने लिया है जो आपका चैप्टर है, जो आपका चैप्टर इसमें दिया गया है, देखिए, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। ये बताइए किस चैप्टर से है, ये कैकेयी का अनुताप जो चैप्टर है जिसको मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, ये उसी चैप्टर से है। देखिए क्या है, बहुत ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। ठीक है, तो पहले इस पद्यांश को ध्यान से हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक इसका आंसर कैसे देंगे। तो देखिए, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरिया गंभीर निर्नित जैसी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहां पर क्या है, जो भरत जी हैं और राम जी हैं वो सब बैठे कुटिया में। ठीक है, तो देखिए, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। देखिए, भरत सहित जो अयोध्या वासी हैं वो पंचवटी पहुंचने के बाद रात्रि में श्री राम जी की कुटिया के सामने सभा लगाकर बैठे हैं। यानी कि जो भरत के साथ जो अयोध्या वासी हैं वो पंचवटी पहुंचते हैं, जहां राम जी का जो वनवास हुआ था, वहां जहां राम जी रहते थे वहां पर बैठे हुए हैं, रात्रि का समय है और श्री राम जी की कुटिया के सामने सभा लगाकर बैठे हैं। ठीक है, आगे देखिए, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे। तो वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, वहां पर क्या है कि आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हैं। ठीक है, और सभा में जितने भी लोग बैठे हैं वो निर्णय का परिणाम जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आखिर हम लोग यहां पर आए हैं, इसका परिणाम क्या होगा, क्या निर्णय लेंगे श्री राम जी। ठीक है, क्या वो हमारे साथ अयोध्या वापस जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग वहां पर बैठे हैं वो देवतागण जो है वहां पर एक टक नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं कि क्या होगा, क्या परिणाम निकलेगा। देखिए, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे। ठीक है, आगे देखिए, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। ठीक है, तो क्या होता है कि सभी इस बात को लेकर भयभीत थे। ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे हैं और इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम कुछ और ही अर्थ ना निकालें। ठीक है, तो क्या हुआ, वहां का जो प्रकृति है बहुत ही सौंदर्य है, बहुत ही सौंदर्य है। ठीक है, खिले हुए करौंदे पुष्प से भरे हुए बगीचों से रह रहकर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित पवन वहां उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही है। यहाँ की यानी कि वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं सबको बहुत ज्यादा वो पुलकित करे, मंद मंद वायु। ठीक है, वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निध निध जैसी। ठीक है, तो क्या हुआ, वहां पर चांदनी छिटक रही थी, जहां पर बैठे थे वो लोग, चांद चमक रहा था, चांदनी छिटक रही थी, जिसका अन्यंत्र मिलना दुर्लभ है। वहां सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। देखिए, वहां चंद्रलोक था, वहां जो सभा बैठी थी वो लग रहा था कि चंद्रलोक है। ठीक है, और कहां चांदनी वैसी, और वैसा चांदनी कहां मिलेगा। ठीक है, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर जैसी। तभी क्या होता है, अलौकिक दृश्य से परिपूर्ण शांत सभा में श्री राम जी ने उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। श्री राम जी ने सागर सदृश अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। ठीक है, तो वहां पर सभी लोग बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या होगा, अभी श्री राम जी क्या कहेंगे। ठीक है,
तो यहां पर देखिए 5 क्वेश्चन इसके नीचे भी रहेंगे। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से रहेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। और तीसरा है, भरत किससे लेने चित्रकूट गए हैं? तो सिंपल सा है, भरत राम जी को लेने चित्रकूट गए हैं, ठीक है, राम जी को और भी सभी लोग जो हैं। और चौथा, अयोध्या का राज्य किससे मिला था? तो भरत को मिला था, अभी मैं बताऊंगा। पांचवा है, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्नित जैसी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर दीजिए और ले जाइए, 10 नंबर आपके हाथों में होगा, ठीक है, और कोई काट ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे आपको समझना है, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको क्या लिखना है, ठीक है, कैसे इसका संदर्भ लिखना है। इसमें भी ऐसे संदर्भ लिखना होगा। देखिए, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो वैसे ही हम लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर तदंतर बैठी और यहां पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सिर्फ इतने का आपको व्याख्या करना है, एक लाइन का। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्नित जैसी, तो एक लाइन में नहीं करना, थोड़ा बड़ा करना है ताकि दिखने में अच्छा लगे और आपको पूरा नंबर मिले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तदंतर लिखेंगे, डॉट डॉट करके निर्निध जैसी लिखेंगे, ठीक है। फिर हम संदर्भ लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, उसके बाद में लिखना है तदंतर। तदंतर मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ आपने यही वाला किया है, ठीक है। तदंतर लिखा, फिर डॉट डॉट करेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, निर्निध जैसी, निर्निध जैसी, ठीक है। इससे होगा ये कि आपको एग्जामिनर पता चल जाएगा कि आपने यही वाला पद्यांश किया है। अब एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, सुंदर सा, खूब बढ़िया सा, जो दिखने में ब्यूटीफुल हैंडसम लगे, वो है संदर्भ, ठीक है। ऐसे हेडिंग डाल देंगे। 10 नंबर पाना है तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करना होगा, ठीक है, नहीं तो फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, ठीक है, मेहनत करना पड़ता। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश, हमारे साथ बोलिए जय श्री राम और लिखिए इसको, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त। यहां पर कवि का नाम पहले लिख देंगे, श्री मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी इसके कवि हैं। तो श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, ठीक है। अब इनकी रचना कौन सी, देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी का एक महाकाव्य है साकेत। इसी साकेत से ये छोटा सा लिया गया है, साकेत, ठीक है, महाकाव्य से ये चैप्टर लिया गया है, साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग, देखिए कौन सा भाग है, पद्य भाग है, क्योंकि ये पद्यांश इसमें है, ठीक है। तो पद्य भाग, जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक से लिखिएगा, आप चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अंडरलाइन कर देंगे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। में संकलित। अब संकलित के बाद क्या लिखेंगे, कैकेयी का अनुताप, जो चैप्टर का नाम है, कैकेयी का अनुताप, ठीक है, ये लिख दिया हमने प्यारा सा। अब लिखेंगे नामक, कैकेयी का अनुताप ये है, ठीक है। शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है, ठीक है, उद्धृत है या अवतरित है भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हो गया, 2 नंबर क्लियर हो गया हमारा, 2 नंबर आपके हाथ में, ये लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। देखिए क्या है, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। तो इसमें लेखक का नाम, कवि का नाम पहले आ गया, फिर आपका लेखक जो चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम, वो आया, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। अगर इस तरह से लिखेंगे, एग्जामिनर तुरंत आंख मूंद कर आपको 2 नंबर दे देगा, ठीक है, सोचेगा भी नहीं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, उसको समझिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो ये आपकी लाइन है, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसे, ठीक है, इसका आपको व्याख्या करना है अपनी भाषा में। कैसे करेंगे बताइए, तो इसका व्याख्या मैंने लिख रखा है। 2 नंबर तो आपका क्लियर हो गया, आपने संदर्भ लिख दिया। देखिए व्याख्या, आप लोग कहेंगे सर एक लाइन में था, आपने इतना बड़ा व्याख्या लिख दिया। देखिए कविताएं जो होती है उनके एक एक लाइन में पूरा गागर में सागर भरा रहता है, ठीक है। देखिए थोड़ा अपनी तरफ से लिखेंगे, पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में सभा हो रही थी, ठीक
ठीक है, सभा हो रही थी, एक ही लिखिएगा, 2 बार लिख दिया गया, ठीक है। तो रात्रि में सभा हो रही थी, उस सभा में अयोध्या में भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग, ठीक है, जितने भी वहां पर लोग उपस्थित थे, सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा कि हे भरत, देखिए आपको जो लाइन दिया गया था कोई जरूरी नहीं है कि उसी लाइन का लिखें, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख दें ताकि नंबर आपको पूरा मिल जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो, समय आपके पास रहे। अब देखिए, हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा तो बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी से बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर का। तो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिखिएगा, अतिशयोक्त कर दीजिएगा उसको, ठीक है, तभी काम बनने वाला। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, 2 नंबर यहां पर भी हमारा क्लियर हो गया। अब तीसरा, भरत किसे लेने चित्रकूट गए थे, तो एक लाइन का आंसर है। देखिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है भरत राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे, बस हो गया, 2 नंबर आपका यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये सब एक एक लाइन का है। देखिए चौथा है, अयोध्या का राज्य किसे मिला था, तो देखिए अयोध्या का राज्य भरत को मिला था, 2 नंबर यहां पर भी क्लियर। कुछ कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन नीचे रहेंगे, छोटे छोटे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या की तरह बड़े बड़े क्वेश्चन मिले, ठीक है। पांचवा देखिए, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्दित जैसी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देखिए इसमें उपमा या अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, दोनों हो सकता है, उपमा अलंकार भी, अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने पद्यांश में भी 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 2 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर हमारा यहां पर भी क्लियर हो चुका है, बस हो गया, कुछ नहीं है इसमें, 0/VD, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। देखिए मैं एक एक को ध्यान से समझा रहा हूं, टाइम मत देखिएगा कि हाँ आधा घंटा हो गया, आप चलो खा लेते हैं, सो लेते हैं, जो सोएगा वही खोएगा, ठीक है। आप समय नहीं है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, नहीं तो बाद में तो रोना पड़ेगा, पछताना नहीं, आपको रोना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत करिए, क्योंकि 100 में 95+ अब की बार हमें लेकर आना है, और आएंगे लेकर, ठीक है, ऐसा कहिए हम लेकर आएंगे, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी समझ में आ गया पद्यांश। अब आते हैं जीवन परिचय पर, ठीक है, जीवन परिचय देखते हैं। अब देखिए जीवन परिचय में हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे और 5 नंबर अपना क्लियर करेंगे। कैसे लिखते हैं जीवन परिचय। अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो ब्रिलियंट होंगे, वो क्या कहेंगे, अरे सर जी इंटरमीडिएट में तो साहित्यिक परिचय आता, आपने जीवन परिचय हेडिंग क्यों डाला। देखिए सबसे पहले उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिए, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, थोड़ा सा लिख दीजिए। मैंने थोड़ा ज्यादा लिख दिया है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत लिख देना है, ठीक है। आपको मेनली साहित्यिक परिचय पर ध्यान देना है, क्योंकि इंटर में साहित्यिक परिचय आता है। तो ऐसे जीवन परिचय हेडिंग डालिए, इनके थोड़े बहुत इनके बारे में लिखिए। देखिए डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पाणिनकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग ठीक है के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। देखिए इतना बड़ा आपको, आप चाहे तो इतना बड़ा ना लिखें, आप केवल उनका जन्म लिख दें, उनकी मृत्यु लिख दें, बहुत है जीवन परिचय में, लेकिन मैंने थोड़ा डीपली बता दिया ताकि अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इनका जन्म और मृत्यु लिख दें, बस बहुत है। अब देखिए महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया, ठीक है। बहुत कम उम्र में 63 ईयर की उम्र में वो चले गए, ठीक है। तो ये आपका जीवन परिचय में हो जाएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, थोड़ी बहुत शिक्षा के बारे में लिख दीजिए और उनकी मृत्यु लिख दीजिए। अब मेन तो हमारा साहित्यिक परिचय, उसको लिखेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने हेडिंग डाल रखा है साहित्यिक योगदान, लेकिन आप लोग योगदान को कट करके यहां पर कर दीजिएगा परिचय, ठीक है। साहित्यिक परिचय कर दीजिएगा। साहित्यिक परिचय का मतलब क्या होता है, देखिए साहित्यिक परिचय नाम से आप सोचिए कि साहित्य में उनका परिचय कैसा, आखिर वो साहित्य में किन किन में उन्होंने योगदान दिया है उसको लिखना होता है यहां पर साहित्यिक परिचय में। आप कंफ्यूज मत होइएगा, साहित्यिक परिचय का मतलब उनके साहित्य में कैसा योगदान है उस पर एक परिचय बताइए, इंट्रोडक्शन कराइए। तो देखिए डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड विद्वान एवं अन्वेषक थे, यानी कि वो जो साहित्य में थे वो एक विद्वान और अन्वेषक थे। अब ये सब चीजें आपको परिचय में लिखना होगा। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ठीक है। जायसी के पद्मावत पर इनकी जो टिप्पणी है बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है।
इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्ध सम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये आपका साहित्यिक परिचय हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, 12th में साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखनी होती है। देखिए साहित्यिक परिचय आपको थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा। ठीक है, जीवन परिचय में आप केवल उनका जन्म और उनकी मृत्यु लिख देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बढ़ाकर लिख रहा हूं, मैं तो कहूंगा कि थोड़ा बड़ा मैं बता रहा हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा इसमें मैनेज करके छोटा कर दीजिएगा। ठीक है, कृतियां में देखते हैं, कृतियां जरूरी है इनकी रचनाएं। देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्न है। इनकी कृतियां क्या क्या है देखिए। सबसे पहले बात करते हैं निबंध संग्रह में। देखिए निबंध में इन्होंने पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम, पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। ये निबंध जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में हिंदी के ये पूछे जाते हैं कि पृथ्वीपुत्र किसका निबंध संग्रह है, तो आप बता देंगे हाँ वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। तो ऐसे याद कीजिए, ये सब रचनाएं बहुत जरूरी है अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में भी नंबर लाना है। ठीक है, अब शोध प्रबंध में भी इन्होंने पाणिनकालीन भारतवर्ष पर शोध किया। आलोचना ग्रंथ में इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किया। संपादन में इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का भी संपादन किया। ठीक है, तो ये इनका जीवन परिचय मैंने बता दिया कि आपको जीवन परिचय लिखना कैसे होता है। ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का समझ में आ गया। अब चलिए किसी एक कवि का देखते हैं। अब देखिए कवि में हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और इनका जो जीवन परिचय है यानी कि 5 नंबर का ये भी आएगा कवि का भी। अब इसमें महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनको भी याद कर लीजिएगा, लेकिन हम रामधारी सिंह दिनकर जी का देखते हैं जीवन परिचय। तो पहले इसमें भी जीवन परिचय हेडिंग डालना। देखिए श्री रामधारी सिंह दिनकर, उसी तरह पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर कृतियां। ठीक है, तो जीवन परिचय थोड़ा छोटा लिखिएगा, इतना बड़ा मत लिखिएगा जितना बड़ा मैंने लिख दिया है, वो जरूरी है मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ढूंढना ना पड़े कहीं। देखिए श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहांत हो गया, यानी कि 2 वर्ष के थे तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अतः बड़े भाई वसंत सिंह और माता के छत्र छाया में ही ये बड़े हुए। दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। ठीक है, मिला पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डीलिट की मानद उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृत के प्रमाण हैं। यानी कि इनको पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डीलिट पुरस्कार सब कुछ मिला था इनको। ठीक है, बहुत ही फेमस कवि हैं ये। सन 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, यानी कि 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और क्या हुआ, अंत में इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हो गया। देखिए स्वर्गवास हो गया, कितना बड़ा झटका लगा हमारे हिंदी साहित्य में। ठीक है, जब स्वर्गवास हुआ, तो ऐसे ही समझना है कि ये इनका जीवन परिचय है। थोड़ा छोटा लिखिएगा आप। अब पढ़ते हैं साहित्यिक सेवाएं। साहित्यिक सेवाएं का मतलब साहित्यिक परिचय, यहां पर परिचय लिख दीजिएगा। देखिए हेडिंग पर मत जाइएगा क्योंकि सेवाएं भी है, परिचय भी है, तो आप साहित्यिक परिचय लिखिए। इसमें क्या है उनकी विशेषता देखिए। दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वह है उनका राष्ट्रीय स्वर। ठीक है, दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो ये इनका साहित्यिक परिचय हो जाएगा कि आखिर इन्होंने कैसी रचनाएं लिखी, क्या किया इन्होंने, ये सब इनके साहित्यिक परिचय में हमें लिखना होता है। अब आते हैं इनकी कृतियों पर। देखिए दिनकर जी का साहित्य विपुल है, जिसमें काव्य के अतिरिक्त विविध विषय गद्य रचनाएं भी हैं इनकी प्रमुख। देखिए रचनाएं क्या क्या हैं। काव्य रचनाओं में इन्हें रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी है। ठीक है, इनकी जो काव्य रचना है वो रेणुका है, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। याद रखिएगा, हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों में आएंगे। ठीक है, देखिए इनकी इसके अतिरिक्त दिनकर जी की अन्य काव्य ग्रंथ निम्नलिखित है। जैसे देखिए खंड काव्य में रश्मि रथी, कविता संग्रह में रसवंती, ठीक है, द्वंद्व गीत, सामधेनु, बापू, इतिहास की आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, ठीक है, कविच्छी,
सीपी और शंख परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा, और स्मृत तिलक हारे को हरिनाम आदि, ये सब इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। बाल साहित्य में इनके धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, ठीक है, तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो कृतियों में थोड़ा ध्यान देना है आपको, कृतियां इस प्रकार से लिखनी होंगी। तो आपको कभी कभी जीवन परिचय समझ में आ गया, रामधारी सिंह दिनकर जी का ऐसे लिखना है, आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने कितना नंबर क्लियर कर लिया, हमने हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े 10 नंबर के, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय, 40 क्लियर हो चुका है। अब 10 नंबर का और बचा है कहानी और खंड काव्य, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जब तक फोड़ेंगे नहीं 90% 95% तब तक नहीं छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए आते हैं कहानी पर। देखिए कहानी भी 5 नंबर का आता है, तो चलिए क्लियर करते हैं 5 नंबर एकदम से पक्का, ठीक है। तो देखिए पंचलाइट कहानी, मैंने बताया हिंदी में 2 कहानी इंपॉर्टेंट है। एक है भैया पंचलाइट कहानी, जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, पंचलाइट कहानी का सारांश। अब पंचलाइट कहानी का उद्देश्य भी आता है, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग सर्च कीजिएगा बस, ठीक है। और बहादुर कहानी, ये दोनों कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम पंचलाइट कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ेंगे, 5 नंबर क्लियर करेंगे। तो देखिए पंचलाइट कहानी किसने लिखा है, फणीश्वरनाथ रेणु जी ने, ठीक है। इसमें 3 मुख्य किरदार हैं, गोधन, मुनरी, गुलरी का गीत, ठीक है, ये सब किरदार हैं। अभी समझाएंगे कहानी आपको, बहुत अच्छा है। देखिए क्या होता है कि पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का चित्रण किया गया, ठीक है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, एक बिहार में महतो टोली है जिसमें बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, बहुत ही पिछड़े एरिया की बात की जा रही है। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। देखिए पेट्रोमैक्स आपको पता होगा, लालटेन जिसको जलाया जाता है, ठीक है, तो वो खरीदा, और जिसे वे लोग पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। जैसे आज हमारे लोग, आज हम सब के बीच कोई मान लीजिए रेंज रोवर ले आता है या कोई फॉर्च्यूनर ले आता है, बड़ी गाड़ी ले आता है, तो क्या होता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सम्मान की चीज समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, अभी आप ले आए फॉर्च्यूनर, ठीक है, या कोई गाड़ी ले आए बढ़िया सा, तो आप सम्मान की चीज समझेंगे। वैसे ये लोग पंचलाइट लेकर आए थे, पेट्रोमैक्स, उसको बहुत सम्मान की चीज समझते हैं, क्योंकि ये पिछड़े गांव के लोग हैं, पिछड़े एरिया के लोग हैं, तो इनको बहुत बड़ी चीज लग रही है, ठीक है। अब ये सब कुछ नहीं है, आगे देखिए। पंचलाइट को देखने के लिए क्या होता है, टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे हम लोग 4 व्हीलर या कोई गाड़ी बढ़िया सी लाएंगे, तो सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, देखेंगे अरे बहुत अच्छी है यार, कितने में पड़ी, क्या हुआ। ऐसे लोग पंचलाइट जब लेकर आए तो बहुत सारे बच्चे, गांव के जितने भी लोग थे, सब देखने आ गए कि अरे क्या ले आए भैया ये। सरदार अपनी पत्नी को, जो सरदार है वहां का, जो सरपंच है, वो अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। यानी कि पंचलाइट जलने जा रहा है, पूजा पाठ का प्रारंभ कर लो, ठीक है। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। देखिए सभी लोग उत्साहित हैं, सब बहुत खुश हैं, लेकिन अब समस्या आती है कि पंचलाइट कौन जलाएगा, ठीक है। समझ में आया, कौन जलाएगा। अब अगर नहीं जला पाएंगे तो गांव के दूसरे गांव के जो लोग हैं मजा लेंगे। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेकर आए, आप नहीं चला पाते हैं, ठीक है, नहीं चला पाए, उसको खड़ी किए हैं, तो बहुत सारे लोग कहेंगे ये लेकर आए हैं, चला पाते ही नहीं है। तो वैसे ये लोग क्या है, पंचलाइट लेकर आए, लेकिन कोई जलाना ही नहीं जानता था, कौन जलाएगा। अगर नहीं जलते तो गांव वाले, दूसरे गांव के लोग मजा लेंगे कि ये देखो लेकर आए थे, जला ही नहीं पाते, तो लाने से क्या फायदा, ठीक है। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते, वही लोग पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं जानते थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, अभी मजा आएगा, आगे देखिए। देखिए इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। भैया आता है हीरो, जैसे आप पिक्चर देखते हैं उसमें हीरो होता है, ठीक है, वही आप भी अपने गांव के हीरो होंगे, ठीक है, जो लड़के हैं, ठीक है। तो इस गांव में गोधन नाम का एक युवक है। देखिए वो क्या करता है, वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। भैया युवक है, यंग मैन है, तो उसे प्रेम तो होगा ही किसी ना किसी से। तो गांव की एक लड़की है मुनरी, उससे वो बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसकी माँ जो है, मुनरी की माँ जो है, बहुत परेशान है इससे। तो मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। यानी कि जो गोधन है वो मुनरी को पटाने के लिए, ठीक है, थोड़ा इंप्रेस करने के लिए उसके घर से जब जाता है तो सिनेमा का गाना गाता है, सनम दे मैं तेरा सनम हुआ रे, ठीक है, मतलब गाना है वो गाता है, ठीक है। अब ये गाना नहीं होगा, मैंने अपने तरफ से कहा है एंजॉय के लिए, लेकिन ऐसे गाना गाते हुए चलता है, ठीक है, क्योंकि वो इंप्रेस कर सके, क्योंकि मुनरी से प्रेम करता है। अब जब इसमें मुनरी की माँ देखती है कि ये देखिए मुनरी पे लाइन मार रहा है, तो वो क्या करती हैं, वो जाती हैं पंचों से शिकायत कर देती हैं, जो पंचायत के लोग होते हैं, और इससे गोधन को बाहर गांव से निकाल दिया जाता है। लेकिन गोधन ही हीरो होता है, पंचलाइट वही जला पाएगा, बाकी कोई नहीं जानता, ठीक है। अब देखिए
इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है, पंचों ने उसे बाहर कर दिया अपने जात से, गांव से, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब पंचलाइट लाते हैं, अब अगर कोई जलाना ही नहीं जानता तो बेइज्जती तो हो जाएगी, तो उसको सिर्फ गोधन ही जानता। तो देखिए मुनरी को यह पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। अब होता क्या है, जो मुनरी होती है वो भी गोधन से प्रेम करती है और वो बता देती है पंचों से कि जो गोधन है वो पंचलाइट जलाना जानता है, उसको दूसरे गांव से अपने गांव में ले आइए तो वो जला देगा, ठीक है। तो क्या होता है जब गोधन आता है तो उसको जला देता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं और उसको शाबाशी देते हैं, ठीक है, उसके पीठ को ठोकते हैं, कहते हैं पंच जो है गोधन को पुनः जाति में वो वापस ले लेते हैं क्योंकि उसकी इज्जत बच गई गांव वालों की, ठीक है, उसके कारण वह पंचलाइट को जला देता है। देखिए अब इस पर मुनरी की मां भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है और वो क्या कहती है, मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। अरे भैया शाम का भोजन का निमंत्रण आ गया, कितना बड़ा, ठीक है, डबल धमाका, क्योंकि मुनरी की मां जो है गुलरी काकी वो प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है, ठीक है। अब देखिए पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। अब देखिए पंच जो हैं, जो पंचायत के लोग हैं, बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके गांव की इज्जत बच गई, तो इसके लिए वो जो है गोधन को दे देते हैं कि तुम्हारा साथ खून माप, गाओ सलीमा का गाना, सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे, ठीक है। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी देखिए कथानक है, सजीव है, ठीक है, ये रियल कहानी है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को बाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है, ठीक है। तो ये कहानी बिल्कुल रियल है, कहानी जो है बिल्कुल रियल है, यानी कि ये सच्ची कहानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। तो ये थी कहानी, पंचलाइट कहानी का सारांश। इस तरह से लिखेंगे आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। इसमें आप इसका उद्देश्य और इनकी जो रचनाएं हैं वो पढ़ लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो गद्यांश आपका आता है हिंदी संस्कृत का, ये 7 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। इसमें आपको किया क्या जाएगा, किसी एक पार्ट से, आपको संस्कृत के किसी एक पार्ट से एक पैसेज दे दिया जाएगा, एक गद्यांश दे दिया जाएगा, आपको उसका संदर्भ लिख के हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसे देखिए ऐसे गद्यांश दिया जाएगा और ऊपर लिख दिया जाएगा कि दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक का आपको संदर्भ यानी कि संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए जैसे देखिए आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूप ग्रहतवंता, ठीक है, इसका हिंदी में बताते हुए चलता हूं। देखिए आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है, ठीक है, एवं चा व्यवस्थिता, और वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हैं, इस प्रकार से निश्चित किए गए हैं। देखिए किमप राष्ट्रम कस्याचनान्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति, ठीक है, यानी कि इसका मतलब होगा सबसे पहला सिद्धांत, देखिए 5 सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहला सिद्धांत है कि कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा सिद्धांत क्या है, देखिए प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकी अखंडता चा सम्मानयस्य, ठीक है, यानी कि दूसरा हमारा है कि जितने भी राष्ट्र हैं प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। देखिए अभी आपको संदर्भ इसका लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि संदर्भ में आप लिखेंगे पंचशील सिद्धांत ये पार्ट से है, तो संदर्भ हम इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहारस्य, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र समानता का व्यवहार करेगा, आपस में समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रमपरेण नाकृष्यन्ते, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से आक्रांत नहीं होगा। आक्रांत का मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, ठीक है, अर्थात यानी कि कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे देखिए सर्वाण्यप राष्ट्राणि मिथा स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांतया रक्षस्यन्ति, यानी कि सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। ये पंचशील सिद्धांत में कहा गया है, ठीक है। तो ऐसे तो आपको दे दिया जाएगा, मैंने हिंदी निकालना सिखा दिया, लेकिन आप लिखेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना होगा, फिर आप क्या करेंगे इसको समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आपको यहां पर आधुनिक लिखना है क्योंकि 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपको एक ही सॉल्व करना होगा। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा किया है, तो ऐसे आधुनिक लिखिए और जो लास्ट लाइन है यहां पर रक्षस्यन्ति, ठीक है, इसको लिख दीजिए ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ आपने यही गद्यांश सॉल्व किया है। तो ऐसे लिख देंगे आधुनिक, ठीक है, आधुनिक, फिर ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, देखिए ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, देखिए रक्षस्यन्ति, ठीक है,
ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे कर दिया, ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल दीजिएगा क्योंकि कॉपी में आपको डालना पड़ेगा। यहां पर एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे संदर्भ। अब देखिए भैया मैं रंग बिरंगे पेन यूज कर रहा हूं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम में जो कलरफुल पेन्स हैं इसका यूज मत कीजिएगा, ये समझ लीजिए, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ यहां पर जो मैंने रेड यूज किया, यहां पर ब्लैक यूज कीजिए, ठीक है। हेडिंग ब्लैक से आपका रहना चाहिए। तो देखिए यहां पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक। थोड़ा और प्यारा आप लिखिएगा क्योंकि आप प्यारे हैं तो प्यारा लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कि संस्कृत भाग, देखिए पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, क्योंकि ये देखिए संस्कृत भाग से है, हमारे गद्य पद से तो है नहीं, संस्कृत भाग से, तो संस्कृत भाग लिख देंगे यहां पर, ठीक है। संस्कृत भाग में संकलित, में संकलित, ठीक है। अब संकलित चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम यहां पर अच्छे से लिख देंगे ब्लैक पेन से। चैप्टर का नाम आपको ब्लैक पेन से बिल्कुल लिखना है, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा सा अच्छा हाईलाइट दिखे कि हाँ पाठ का नाम आपने लिखा है। तो पंचशील सिद्धांता, पंचशील सिद्धांता, ठीक है। नामक पाठ से, नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखा हमने, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। देखिए यहां पर हमें किसी लेखक का नाम तो लिखना नहीं है क्योंकि संदर्भ में हम संस्कृत में केवल पाठ का नाम लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पर अनुवाद, अनुवाद तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, वही मैंने यहां पर लिख रखा है। देखिए आधुनिक संसार में पंचशील, ऐसे हेडिंग डालना है अनुवाद, और आपको लिख देना है जो आपको हिंदी अर्थ इसका पता हो, ठीक है। जो मैं इसमें बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। देखिए मैंने बताया था कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा, दूसरा हो गया। तीसरा है प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा, तीसरा। चौथा है कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा, यानी कि दूसरे से पर आक्रमण नहीं करेगा। और पांचवा है सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे, ठीक है। ये पांचों हो गया। अब भैया यहां पर आपका 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अगर आप ऐसे लिख देंगे, संदर्भ लिखकर आपको अनुवाद लिख देंगे, 7 नंबर फ्री में रखा है। अब ये कौन कौन से चैप्टर से आ सकते हैं गद्यांश, देखिए 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है संस्कृत भाषा या महत्वम, एक है महामना मालवीय और एक है पंचशील सिद्धांता, ठीक है। ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जातक कथा ये सब हो गया, इससे आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो गद्यांश ऐसे सॉल्व करेंगे, ले भैया 7 नंबर कहीं गया ही नहीं है। ऐसे ऐसे मैं अभी पूरा आपका जो हिंदी व्याकरण का सेक्शन है पूरा मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है, पद्यांश। अब देखिए स्टूडेंट दूसरा जो हमारा है ये है संस्कृत का पद्यांश, या इसी को श्लोक बोलते हैं। ये भी 7 नंबर का आएगा। इसमें भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ आप एक चैप्टर पढ़ लीजिए, वो है आपका सुभाषित रत्नानी। अगर आपने इस पूरे चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं उसको पढ़ लिए, 7 नंबर कहीं नहीं जाएगा, आपके हाथ में है। एक चैप्टर और है जातक कथा, उसमें सिर्फ एक ही श्लोक दिया गया है, उसको पढ़ लेंगे, बस 7 नंबर कहीं नहीं गया। तो ये 7 नंबर आपका बिल्कुल रखा रहता है। इसको जाइए सुभाषित रत्नानी चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं सबको पढ़ लीजिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो ऐप है शुभम लेक्चरर, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर मैंने पूरा नोट दे दिया है, ठीक है। तो वहां से जाइए, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, ऐसे पद्यांश दिया जाएगा। देखिए उदेति सविता ताम्रस्त्राम्र एवास्तमेव च संपत्तो च विपत्तो च महता मेक रूपता, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए उदेति सविता ताम्र एवास्तमेत च, यानी कि जो सूर्य होता है, जो हमारा सन है, वो उदित होते समय भी लाल होता है। देखिए जब सूर्य उदय होता है तब भी वो लाल होता है, और जब सूर्य अस्त होता है तब भी वो लाल ही होता है। इसी प्रकार से जो हमारे साधु हैं, ठीक है, जो हमारे महापुरुष हैं, देखिए संपत्तो चा विपत्तो, वे दुख और सुख में, यानी कि संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में चा महता में एक रूपता, यानी कि जो हमारे महापुरुष हैं वो एक रूप होते हैं, यानी कि सुख और दुख में
दोनों में वो पीड़ित नहीं होते, अपितु वो संभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। वो दोनों को सुख भी आपस में बांटते हैं, दुख भी बांटते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब है कि उदेति सविता ताम्र ताम्रेवास्मित चा, यानी कि सूर्य जो है वो उदित होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। संपत्तो च विपत्तो च महता में एक रूपता, यानी कि जो हमारे महापुरुष हैं वो संपत्ति और विपत्ति में ठीक उसी प्रकार से जो है वो एक रूप होते हैं, यानी कि वो आपस में समानता का व्यवहार करते हैं, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो। इसको भी सॉल्व करना, दो इसमें भी रहेंगे, आपको एक ही करना होगा। तो ऐसे लिखिए उदेति, ठीक है, ये लिख दिया हमने उदेति। ठीक है, फिर ऐसे डॉट डॉट कर देंगे बढ़िया से, देखिए डॉट डॉट हमने कर दिया। फिर जो हमारा लास्ट है देखिए महता मेक रूपता, महता मेक रूपता। ठीक है, ऐसे कर दिया हमने। अब एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे हम, संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ। ठीक है, हमने हेडिंग डाल दिया खूब अच्छा सा। ये लाल वाल मत यूज कीजिएगा भैया, मैं तो कर रहा हूं, लेकिन ये समझाने के लिए थोड़ा डिजाइनर रहेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखिए संदर्भ में हमारे ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश, या इसी को हम श्लोक भी बोलते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं या श्लोक। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखिएगा, मैं दोनों लिख दे रहा हूं यहां पर। प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के, उसी तरह लिखना है हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन सा भाग है बताइए? ये संस्कृत भाग है, तो यहां पर लिख देंगे संस्कृत भाग। ठीक है, अब संस्कृत भाग में संकलित, अब आपको नाम लिखना है चैप्टर का, में संकलित। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नानी। क्या है? सुभाषित रत्नानी, जो सुंदर वचन है, ठीक है, सुभाषित रत्नानी है, उसको आपको यहां पर लिखना है। सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है, यानी कि लिया गया है। ठीक है, अवतरित है। समझिए, ध्यान से समझिए, नींद तो नहीं आ रही है, नींद आती होगी तो पानी लेकर बैठिएगा, बोतल वोतल बढ़िया झक्कास, ठीक है, अच्छा लगेगा। देखिए संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। इसमें भी हमें पाठ का ही नाम लिखना होता है, क्योंकि ये गद्यांश पद्यांश हिंदी वाला नहीं है, गद्य पद्य का, उसमें तो हमें लेखक का नाम भी लिखना होता था, लेकिन नहीं यहाँ पर। ठीक है, अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, जैसे मैंने बताया था, सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में महापुरुष एक रूप होते हैं, अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, अपितु संभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं हमारे महापुरुष जो हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे भैया, इसका भी 7 नंबर क्लियर। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि कौन कौन से चैप्टर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा गद्यांश और पद्यांश, 14 नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं अपने हिंदी व्याकरण की तरफ, जो हमारा कौन कौन सा है, मुहावरे, हम लोकोक्तियां, शब्द युग्म, ये सब है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। 2 नंबर का आएगा। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें हमें क्या करना है, मुहावरे दे दिए जाएंगे। जैसे देखिए हवाई किले बनाना, ठीक है, ऐसे दे दिया गया। अब आपको इसका अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग करना। इतना बड़ा बड़ा मैंने लिखा है, इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है वाक्य प्रयोग हेडिंग, ठीक है, थोड़ा छोटा रखिएगा। तो देखिए इसको करना क्या, जैसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा, हवाई किले बनाना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा और यहां पर इसका अर्थ ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए जैसे मैंने लिखा है हवाई किले बनाना, इतना क्वेश्चन आएगा जो ब्लैक से लिखा है, बाकी आपको लिखना। देखिए ऊंची कल्पना करना, यानी कि बहुत ज्यादा ऊंची सोचना। ठीक है, वाक्य प्रयोग में देखिए, रहीम वार्ड मेंबर का चुनाव हार गया, परंतु अब वह एमपी चुनाव के लिए हवाई किले बना रहा है। यानी कि वो वार्ड मेंबर का तो चुनाव हार गया, लेकिन अब वह एमपी चुनाव के लिए सोच रहा है, कुछ ऊंची सोच रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है इस वाक्य में आ चुका है, ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा, एकदम सही। ठीक है, ऐसे दूसरा देखिए हमारा क्या है, 3 क्वेश्चन देखेंगे एक एक टॉपिक के। देखिए प्राणों की बाजी लगाना, इसका मतलब होता है बलिदान के लिए तत्पर रहना। प्राणों की बाजी लगाना का मतलब बलिदान के लिए, हमेशा मरने के लिए तत्पर रहना। ठीक है, डर नहीं है मेरे को। प्राणों की बाजी, जैसे आज हमारे जवान, वीर जवान जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो प्राणों की बाजी लगाकर बैठे हैं, कहीं से भी कभी भी उन पर हमला हो सकता है। ठीक है, उनको सलाम है हमारा, आपको भी करना चाहिए। ठीक है,
समझ में आया। तो प्राणों की बाजी लगाना यानी कि बलिदान के लिए तत्पर रहना। वाक्य प्रयोग, वीर पुरुष सदैव अपने देश के मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, यानी कि जो वीर पुरुष होते हैं, जैसे हमारे जवान जो हैं वो भी वीर पुरुष हैं, ठीक है। तो वो प्राणों की बाजी लगा रहे हैं, यानी कि खुद को वो बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रखते हैं। तीसरा देखिए, कलम घिसना, इसका मतलब होता है बेकार की मेहनत। कलम घिसने का मतलब होता है बेकार की मेहनत, ठीक है। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, अगर परीक्षा में अव्वल ना आए, अव्वल का मतलब जो फर्स्ट डिवीजन होता है, ठीक है। कौन कौन आना चाहता है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर परीक्षा में अव्वल ना आए तो तुम्हारा पढ़ना लिखना कलम घिसने के बराबर है, यानी कि बेकार है। जैसे आप लोग के माता पिता अगर आपसे कहें कि अगर भैया नंबर बढ़िया नहीं आया तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, यानी कि बेकार की तुम मेहनत कर रहे हो। अगर नंबर ठीक नहीं आया तो समझ लो तुम कलम घिस रहे हो। कलम घिसने का मतलब बेकार की मेहनत। तो वाक्य प्रयोग का मतलब अगर परीक्षा में अव्वल ना आए तो तुम्हारा पढ़ना लिखना कलम घिसने के बराबर है, बस बेकार है सब, ठीक है। लेकिन नंबर आपको तो अच्छा आना ही चाहिए, आप पढ़ रहे हैं तो नंबर तो बढ़िया आना ही चाहिए, ठीक है। तो आएगा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। 3 क्वेश्चन हमने इसके देख लिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका सही संधि विच्छेद चूज करना होगा। ऑप्शन रहेगा, 3 नंबर ले जाइए, फ्री का 3 नंबर, ठीक है। देखिए जैसे है तवल कारा का संधि विच्छेद। तवल कारा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, का है तव धन लिरकारा, खा है तव धन लकारा, गा है तव धन लिरकारा और घा है तव धन लकारा। तो सब पढ़ने में तो सेम है भैया, लेकिन सही तो एक ही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर का, ठीक है। तव धन लिरकारा, ठीक है, ये सही आंसर होगा। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको रूल्स। दूसरा देखिए नवोढ़ा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद कौन सा होगा, का है नव धन उड़ा, खा है नव धन रहा, गा है ना धन उड़ा और घा है नव धन उड़ा। अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज्यादा होशियार होंगे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट खुद को समझते होंगे, अरे कहेंगे सर जी ये वाला सही है, देखिए दोनों को जोड़ दो ये वाला बन जाएगा, लेकिन ये गलत है। सही आंसर होगा नव धन उड़ा, ठीक है। आ उ मिलकर ओ का निर्माण करेंगे, छोटा आ, नौ के बाद वा में आ है, छिपा है, और ऊ दोनों मिलकर औ, ठीक है, ये बना लेंगे तो नवोढ़ा हो जाएगा बस। अच्छा तीसरा देखिए मयोक्तम। मयोक्तम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, का है मैधन उक्तम, खा है माधन योक्तम, घा है मयाधन उक्तम और घा है मयोधन उक्तम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का मैधन उक्तम, ठीक है। ये मयोक्तम का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें भी आ, या में आ है और ओ, ये दोनों मिलकर ओ बनाएंगे, ठीक है। तो मयोक्तम ये हो जाएगा, बस हो गया। सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसका सही आंसर देखिए क्या होगा, का नहीं होगा, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए ध्यान से समझिए आप लोग। अभी कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट होते वो क्या करते, तुरंत कमेंट कर देते सर ये गलत है, ठीक है। देखिए ये वाला सही होगा, गा वाला। माया धनुक्तम, देखिए आ में बड़ा आ है माया में, और ये छोटा ऊ है, दोनों ओ का निर्माण कर देंगे, ठीक है, जैसे ऊपर हुआ था, ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा। समझ में आया तीनों क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस प्रकार से आपका संधि विच्छेद रहेगा। तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शब्द युग्म। देखिए इसमें मैंने विभक्ति और वचन नहीं लिया, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं शब्द युग्म पर। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे प्रथा प्रथा, ठीक है, 2 रहेंगे ऐसे क्वेश्चन, आपको इसका सही अर्थ बताना होगा कि इसका सही मीनिंग क्या होगा, ठीक है। जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो प्रथा प्रथा देखिए, का है तरीका और परंपरा, खा है अर्जुन और कुंती, गा है विशाल और पृथ्वी, खा है रीत रिवाज और कुंती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, रीत रिवाज। देखिए प्रथा का मतलब तो आपको पता ही है, रीत रिवाज, और कुंती, प्रथा का मतलब होगा कुंती। तो ये घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। ऐसे दूसरा देखिए, जो पहले उसका पहले होगा। दूसरा देखिए स्वापच स्वापच, दोनों पढ़ने में थोड़ा सेम लग रहे हैं। इसमें आधा सा ये वाला, इसमें दूसरा वाला, ठीक है, बस थोड़ा डिफरेंस। देखिए का है दुष्ट और सज्जन, खा है चांडाल और स्वयं पाकी, गा है स्वयं पाकी और चांडाल, खा है दुर्जन और साधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खास, चांडाल और स्वयं पाकी। देखिए स्वपच का मतलब होता है चांडाल, डर लगता है भूत वाले, ठीक है। स्वपच का मतलब होता है स्वयं पाकी, बस हो गया। ऐसे आपको चूज करना है सही आंसर। तीसरा देखिए, इसका सबको पता होगा, किसको नहीं पता है, बिकॉज आई एम अ इंडियन, बी आर इंडियन, ठीक है। तो देखिए भारतीय भारतीय, तो पीछे वाला तो पता चल गया होगा, भारतीय भारत का रहने वाला हूं, ठीक है। तो का है सरस्वती और भारत का रहने वाला, खा है भार ढोने वाला और भर्ती करने वाला, गा है भार में लगी हुई और चुनाव, खा है एक जाति और एक व्यक्ति। तो इसको तो सभी पहचान लेंगे, क्योंकि भारतीय का मतलब भारत में रहने वाला, तो का वाला सही होगा, बस हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सही आंसर चूज करके लिखना है। समझ में आ गया, इसके भी 3 क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं, हम लोग बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे पढ़िए, सब पढ़िए, क्योंकि अब की बार 90 पार, ठीक है। चलिए देखते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनेकार्थी शब्द। इसका मतलब क्या होता है अनेकार्थी शब्द? जैसे आप लोग छोटे छोटे थे तो पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, इसी को हम इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, ठीक है। जैसे देखिए पत्नी, पत्नी को हम कई नामों से जानते हैं। इसको जानते हैं भारिया से, ठीक है, भारिया भी पत्नी को बोलते हैं, भार नहीं भारिया, ठीक है। साहधर्मिणी भी बोलते हैं, साहधर्मिणी, ठीक है। उसके बाद में हम और भी बोलते हैं इनको परिणीता, ठीक है, परिणीता। अब ये सब आप लोग कह के पुकारिएगा नहीं तो झगड़ा हो जाए, ठीक है। जिसके पास वाइफ होगी वो लोग कहने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। कहीं भारिया कौन है, साधर्मिणी, मतलब इसको बोलते हैं पत्नी को, इन सब नामों से जानते हैं, यही आपको लिखना है। पत्र, पत्र को भी हम कई नामों से जानते हैं। देखिए चिट्ठी भी बोलते हैं पत्र को, ये तो सबको पता है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, ठीक है। और उसके बाद में हम पत्ता को भी पत्र बोलते हैं, पत्ता जो हमारा होता है लीव्स, ठीक है, पत्ता हो गया। उसके बाद में हम किसको बोलते हैं, पंख को भी बोलते हैं, ठीक है, तो पंख लिख देंगे यहाँ पर, हो गया। ऐसे तीसरा देखिए पद, पद को हम क्या क्या बोलते हैं, पद को हम गीत भी बोलते हैं, पैर भी बोलते हैं, स्थान भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनके कई अर्थ हैं, इसी को बोलेंगे अनेकार्थी शब्द या सिनोनिम्स बोल सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। समझ में आ गया, हो गया, तीनों समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका मतलब क्या होगा, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना। जैसे देखिए जो अपने काम से जी चुराता हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, काम चोर, सुना होगा, काम चोर कहेंगे, अपने कामों से जी चुरा रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए जो स्त्री कविता लिखती हो उसे हम लोग बोलेंगे कवित्री। जो पुरुष कविता लिखता हो उसे क्या बोलेंगे, देखिए कवित्री इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। जो पुरुष कविता लिखता है उसे हम लोग कवि बोलेंगे, बस हो गया, ये कवित्री हो गया, ठीक है। ऐसे तीसरा देखिए आकाश चूमने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं गगन चुंबी, ठीक है। गगन, आकाश को गगन बोलेंगे, चूमने वाला का चुंबी बोलेंगे, ठीक है, तो गगन चुंबी। जैसे जब विराट कोहली या रोहित शर्मा सिक्सर मारते हैं, छक्का मारते हैं, यादव जी भी आ चुके हैं, सूर्य कुमार, तो क्या होता है, गगन चुंबी छक्का, ठीक है। समझ में आया, मैग्निफिसेंट, शानदार। तो ये आपका हो जाएगा अनेकार्थी शब्द, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना हिंदी व्याकरण का लास्ट टॉपिक, वाक्य संशोधन। इसका मतलब क्या होगा, वाक्य संशोधन का मतलब होता है वाक्यों को सही करके लिखना। संशोधन का मतलब ही होता है सही करना, कुछ भी गलती है। जैसे देखिए आपका भविष्य उज्जवल हो, इसमें गलती क्या है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे सर जी ये तो गलती ही नहीं है, 2 नंबर क्लियर हो गया, सही सही दिया गया था। देखिए गलत है। उज्जवल किस प्रकार से लिखते हैं ये ध्यान देना, आपका भविष्य, ठीक है, उज्जवल इस प्रकार से 2 आधा जा रहेगा, फिर वा रहेगा, फिर ला रहेगा। इसमें देखिए एक आधा जा है, एक पूरा जा है, लेकिन यहां पर दोनों आधा जा रहेगा, ठीक है, तो उज्जवल हो। अब ये सही है, थोड़ी सी एक वर्ड में थोड़ी सी गलती थी, उसी के लिए नंबर आपका कट जाता, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा देखिए क्या है, मुझे चाय का गर्म प्याला दो, इसमें गलती क्या है, देखिए मुझे गर्म चाय का प्याला दो, क्योंकि चाय का गर्म प्याला, चाय का गर्म प्याला यानी कि प्याला गर्म है, चाय गर्म है, ठीक है। तो मुझे जो गर्म है जिसकी विशेषता है उसको उसके साथ लिखना है, गर्म चाय। देखिए चाय गर्म है तो चाय के आगे हम गर्म लिखेंगे, क्योंकि ये चाय की विशेषता है, ठीक है। का प्याला दो, तो मुझे गर्म चाय का प्याला दो। ऐसे तीसरा देखिए क्या है, मैं स्वयं अपने आप आपके पास आ रही हूं, तो इसमें गलती क्या है, मैं स्वयं अपने आप लिखने की क्या जरूरत है, जब स्वयं का मतलब ही अपने आप होता है तो हम इतना ही लिख देंगे, मैं स्वयं आपके पास आ रही हूं। अपने आप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं का मतलब ही अपने आप होता है, तो आपके लिख दीजिएगा, सॉरी का लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। आपके पास आ रहा हूं, आ रहा हूं, मैं स्वयं आपके पास आ रहा हूं। अब ये सही है, बस हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होंगी इसमें, इसको सही कर दीजिए, नंबर ले जाइए, फ्री में रखा है, ठीक है, आइए ले जाइए, खाइए, बस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट वो भी हमारा हो चुका है ग्रामर सेक्शन। अब आते हैं रस छंद अलंकार पे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी रस एक वीडियो में। देखिए पहले हम रस को पढ़ेंगे। आपके 12th में 3 रस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाने वाला रस नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 3 रस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को पढ़ लेंगे, 2 नंबर आपका कहीं जाएगा ही नहीं। ये 2 नंबर ले लीजिए, उठा लीजिए 2 नंबर, ठीक है, अच्छे से। तो 2 नंबर इसका अभी अलंकार और छंद देखेंगे, 2-2, अरे 6 नंबर तो ये आपके कहीं नहीं गए हैं, ये फिक्स होते हैं। ये ध्यान दीजिए कि ये जो नंबर होते हैं बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो देखिए रस को समझने के लिए हमें कुछ और समझना होगा। देखिए हम इसमें 2 रस पढ़ेंगे, हास्य रस और करुण रस, ठीक है। वीर रस आपको खुद से ही पढ़ना है, क्योंकि 2 में से एक तो आना ही आना है, हास्य या करुण, ठीक है। पहले रस पढ़ेंगे, फिर अलंकार, फिर छंद को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रस में एक चीज याद रखिए, रस को अगर आपको समझना है तो इसका स्थायी भाव समझना होगा। अभी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको डेफिनेशन बताऊंगा, मतलब इसको आपको उदाहरण के साथ इसको लिखना होता है, ठीक है, इतना करना
करना होता है, आपको पूरा नंबर इसके लिए मिलता है। तो रस का, अगर रस को पढ़ना है तो अस्थाई भाव आपको जरूर पढ़ना होगा। अब देखिए यहां पर सबसे पहले देखते हैं हास्य रस का अस्थाई भाव। हास्य रस का अस्थाई भाव, ठीक है, अस्थाई भाव। तो देखिए हास्य रस का अस्थाई भाव, देखिए यहां पर हास है, हास्य रस में हंसी आती है, ठीक है, हास्य कवियों को आपने सुना होगा, तो ये हास, इसका अस्थाई भाव हास होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन करुण रस का अस्थाई भाव। करुण का मतलब ही करुण भैया, करुण रस का अस्थाई भाव, ठीक है। करुण का मतलब थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा दुख, ठीक है। तो करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। अस्थाई भाव मतलब इसका मेन पॉइंट, इसी के अकॉर्डिंग अभी हम देखिए डेफिनेशन भी लिख देंगे, परिभाषा भी। वीर रस का भी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि वीर रस का जानना जरूरी है, मैं यहां पर बता दूंगा, बाकी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। वीर रस का अस्थाई भाव, ठीक है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है भैया उत्साह, ठीक है। वीर रस, वीर में उत्साह आता है, ठीक है, मारधाड़, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज पहले ध्यान दीजिए कि जो अस्थाई भाव होता है, हास रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हास रस को पढ़ते हैं। अभी देखिए कैसे डेफिनेशन हम बनाएंगे। हास रस का अस्थाई भाव हास है जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। देखिए मैंने अस्थाई भाव से इसका डेफिनेशन बना दिया, आप लिख देंगे, नंबर पूरा मिल जाएगा। देखिए हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, परिभाषा में पहला ही लाइन है हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। अब देखिए जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और पंचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। यही अगर करुण रस का लिखना हो तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस कहलाता है। तो यहां पर क्या करना है, जो अस्थाई भाव है वो चेंज कर देना है, बाकी डेफिनेशन इसका बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं था। अब इसका उदाहरण हम समझते हैं, क्योंकि उदाहरण जब तक नहीं समझेंगे कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले उदाहरण इसका समझ लेते हैं क्या है। देखिए यहां पर लिखेंगे उदाहरण, एक हेडिंग डालेंगे अच्छा सा, मैंने बताया आपको ब्लैक पेन से डालना है, ठीक है। तो उदाहरण लिखेंगे। अब उदाहरण थोड़ा अच्छे से लिखेंगे क्योंकि भैया उदाहरण तो मेन होता है, ठीक है। थोड़ा ब्लैक से मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। देखिए क्या लिखेंगे उदाहरण में, नाना वाहन, नाना वाहन, नाना वेशा, नाना वेशा, ठीक है। फिर लिखेंगे विहसे, विहसे शिव समाज, शिव समाज, ठीक है। देखिए शिव जी का, जो हमारे शंकर भगवान हैं, उनका विवाह हो रहा है, ठीक है। कितना अच्छा माहौल है, निज देखा, निज देखा, ध्यान दीजिएगा। देखिए नाना वाहन, नाना वेशा, विहसे शिव समाज, निज देखा, को मुखहीन, को मुखहीन, मुखहीन, विपुल मुख काहू, विपुल मुख, मुख काहू, ताऊ काहू, ठीक है। बिन पद, बिन पद, को बिन पद कर, ठीक है, कर, को बहुपद, बहु, थोड़ा नीचे में लिख दे रहा हूं, आपका जो कॉपी होगा थोड़ा बड़ा होगा, आपको नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुपद बाहु, ठीक है, बहुपद बाहु। तो देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया, नाना वाहन, नाना वेशा, विहसे शिव समाज, निज देखा, को मुखहीन, विपुल मुख काहू, बिन पद कर, को बहुपद बाहु, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आप लोग कहेंगे अरे सर जी ये कौन सा एग्जाम्पल है, तो इसमें कुछ बताइए। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, देखिए शिव विवाह के समय, ठीक है, कि ये पंक्तियां हैं, देखिए शिव जी का जब शंकर भगवान का विवाह हो रहा था तब की ये पंक्तियां, आप चाहे तो स्पष्टीकरण नीचे हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई विशेष जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये शिव विवाह के समय की ये पंक्तियां हास्यमय है, ठीक है। इस उदाहरण में अस्थाई भाव हास है, देखिए हास अस्थाई भाव है, आलंबन शिव समाज है और आश्रय जो है वो शिव स्वयं है, क्योंकि शिव के द्वारा ही थोड़ा सा यहां पर हास उत्पन्न हो रहा है, और उद्दीपन विचित्र वेशभूषा है, ठीक है। तो ये सब आपका हो जाएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको परिभाषा लिखनी है, फिर उदाहरण लिख देना है, बस हो गया, ठीक है। नाना वाहन, नाना वेशा, विहसे शिव समाज, निज देखा, को मुखहीन, विपुल मुख काहू, बिन पद कर, को बहुपद बाहु, ठीक है। बस हो गया, 2 नंबर क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अभी एक करुण रस को भी देख लेते हैं, चलिए।
अब देखिए करुण रस में क्या है, थोड़ा सा शोक है भैया, ध्यान दे दीजिएगा, सोने मत लगेगा। देखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। वही सेम एग्जाम्पल, देखिए ऐसे ही आपको डेफिनेशन लिखने में थोड़ा आनंद आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। तो इस तरह से अगर डेफिनेशन लिखेंगे भैया पूरा नंबर आपको मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। और ऐसे ही आपको क्या करना है, उदाहरण भी लिखना है। तो इसका कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिए उदाहरण लिखेंगे, क्यों छलक रहा दुख मेरा, ठीक है। उषा की मृदु अलकों में, उषा की मृदु पलकों में, ठीक है। हाँ उलझ रहा, यहां पर लिखेंगे हाँ, फिर लिखेंगे उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो आंसू रचना है उससे ये लिया गया है। इसका मतलब क्या है, देखिए क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। देखिए कोई जरूरी नहीं आप सेम टू सेम यही परिभाषा लिखें, यही उदाहरण लिखें। कोई दूसरा उदाहरण आपको पता है करुण रस या हास्य रस का, तो आप लिख सकते हैं। मैंने ऐसा कसम नहीं खा रखा कि हाँ यही आपको लिखना है। तो देखिए क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। देखिए प्रस्तुत पद में कवि ने अपनी प्रेयसी के विरह में रुदन का वर्णन किया, लेकिन थोड़ा सा शोक है इसमें। कवि के हृदय का शोक अस्थायी भाव है, यहाँ प्रियतम आलम्बन है तथा प्रेमी आश्रय है, ठीक है। कवि के हृदय के उद्गार जो है वो अनुभाव है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ दुख के साथ बताया जा रहा है, क्यों छलक रहा दुख मेरा, क्यों छलक रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा उदाहरण, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए उदाहरण मैं बता सकता हूँ, हिंदी का मैं लेक्चरर तो हूं नहीं कि आपको पूरा बता दूंगा वैसे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अलंकार, ठीक है। चलिए हमने रस का तो 2 नंबर क्लियर कर लिया, अब अलंकार में देखते हैं। देखिए अलंकार में 4 जो अलंकार हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चारों कौन कौन से हैं, अनुप्रास, यमक, ठीक है, रूपक और उपमा, ठीक है। ये चारों सबसे इंपॉर्टेंट है और इन चारों को अगर आप पढ़ लेते हैं 2 नंबर ले लीजिए बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और ये चारों मैं आपको बताऊंगा, 2 नंबर क्लियर करा दूंगा, क्योंकि मैंने भी कसम खा रखी है कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबको टॉपर बनना है हिंदी में बिल्कुल से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। देखिए इसमें कुछ है नहीं, देखिए वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी कि ऐसा अलंकार जिसमें समान वर्ण की, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वो अनुप्रास अलंकार कहलाएगा, ठीक है। उदाहरण देखिए अभी समझ में आ जाएगा, यहां पर हेडिंग डालेंगे बढ़िया सा उदाहरण, ठीक है, और लिखेंगे चारु चंद्र की चंचल किरणें। देखिए चा कितनी बार आ रहा है आप भी समझ सकते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, खेल रही थी जल थल में, ऐसे लिखेंगे, खेल रही थी जल थल में, ठीक है, जल थल में। तो ऐसे हम लिखेंगे, देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यानी कि जो चारु चंद्र की चंचल किरणें हैं वो खेल रही थी जलथल में। तो इसमें करना क्या है, उदाहरण हो गया। अब इसमें हम स्पष्टीकरण छोटा सा लिख देंगे, क्योंकि स्पष्ट तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, कि इसमें आखिर कैसे अनुप्रास अलंकार है। तो लिखेंगे यहां पर स्पष्टीकरण, ठीक है। ये हमने हेडिंग डाल दिया, थोड़ा प्यारा सा हेडिंग डालिएगा ब्लैक पेन से, मेरी तरह। देखिए मैं सिंपल लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें हैं, तो लिखेंगे इन पंक्तियों में, ठीक है। देखिए चा वर्ण की जो चा है, ठीक है, देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें, मैंने बताया अनुप्रास अलंकार क्या होता है, वह अलंकार जिसमें समान वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। देखिए चा की बार बार आवृत्ति हुई है, तो ये आपका कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां
कौन सा अलंकार है बताइए बच्चों, बताइए जल्दी से। अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। बस हो गया, अलंकार समझ में आ गया अनुप्रास वाला। अभी 3 अलंकार और हम पढ़ेंगे क्योंकि 2 नंबर एकदम पक्का करेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। अब देखिए दूसरा हमारा है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है भैया बताइए, आप लोग बताइए, यमक अलंकार का मतलब क्या होता है। यमक का अर्थ है जोड़ा, युग्म या जोड़ा, यानी कि पेयर्स, जोड़े, ठीक है। वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। यानी कि यमक का अर्थ है जोड़ा, तो वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए, कोई शब्द है वो एक से ज्यादा बार आ रहा है और दोनों के अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, उसे हम यमक अलंकार बोलते हैं। तो कैसे समझेंगे, क्योंकि उदाहरण के बिना समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल समझ गए तो भैया सब समझ गए, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे काली घटा का। देखिए ऐसे लिखेंगे, काली घटा का घमंड घटा, जो काली घटा है उसका घमंड घट गया है, ठीक है। तो काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले, ठीक है, वृंद खिले। तो देखिए काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले, इसका मतलब क्या होगा। देखिए काली घटा का घमंड घटा, आप देखिए यहां पर 2 घटा है, एक आपका है काली घटा, ठीक है, और दूसरा है घमंड घटा। तो इस घटा जो दोनों है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। देखिए एक शब्द 2 बार आ रहे हैं लेकिन इन दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। यहां पर होगा यमक अलंकार। क्या कहा गया, देखिए यमक अलंकार वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे अब हम इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे, क्योंकि स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण इसमें लिखना थोड़ा जरूरी है। अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, नहीं लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिख दीजिए थोड़ा टाइम निकाल के, ठीक है। तो लिखेंगे इस उदाहरण में, इस उदाहरण में, ठीक है। देखिए इस उदाहरण में घटा, यहां पर ऐसे लिखेंगे घटा, क्योंकि ये हाईलाइट चीज है तो ब्लैक से लिखेंगे। तो घटा का, घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। यानी कि क्या क्या होगा, देखिए फर्स्ट वाले घटा का अर्थ क्या होगा ये बताइए, और दूसरे वाले घटा का अर्थ क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले घटा का अर्थ होगा बादल, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, जो काला बादल है उसका घमंड घट गया है। दूसरे घटा का अर्थ क्या होगा बताइए, दूसरे घटा का अर्थ होगा घट गया, या आप लिख सकते हैं कम हो गया, ठीक है। देखिए आप उदाहरण से ही समझ गए होंगे, काली घटा का घमंड घटा, तो जो काला बादल है उसका घमंड घट गया है, कम हो गया है, ठीक है। तो इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, तो ये होगा आपका यमक अलंकार। जैसे एक घटा का अर्थ है बादल, दूसरे का अर्थ है घट गया या कम हो गया, तो वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वो यमक अलंकार होता है। हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रूपक अलंकार, मतलब नेक्स्ट अलंकार है, ठीक है। रूपक अलंकार, यहां पर क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। और आप कहेंगे अरे सर जी ये ऐसे बता दिया, ये इसमें होगा क्या, उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो देखिए यहां पर ध्यान दे दीजिए, उपमेय, देखिए मैंने थोड़ा दूसरी तरह से बोल दिया, ठीक है। तो उपमेय क्या है, उपमान क्या है, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उपमेय का मतलब क्या होता है, देखिए जिसकी तुलना की जाए, जिसकी कंपैरिजन की जाए, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे जिसकी तुलना की जाए, ये होता है भैया उपमेय, ठीक है। दूसरी कंडीशन उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, यानी कि जिससे हम तुलना करें, तो जिससे तुलना
की जाए, ये होगा उपमान। तो उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। देखिए जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। तो उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए और उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाए। ठीक है, अब एक उदाहरण देखते हैं भैया, उदाहरण के बिना काम होने वाला नहीं है। तो यहां पर एग्जाम्पल डालेंगे हेडिंग। ठीक है, उदाहरण, क्योंकि उदाहरण तो हमें जानना ही होगा, उदाहरण के बिना कुछ समझ में नहीं आता है हमें अलंकार में। ठीक है, तो उदाहरण में क्या लिखेंगे, देखिए हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल, हरिपद, या इस तरह लिख दीजिए। ये वाला एग्जांपल यहां पर मत दीजिए, दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, थोड़ा कट हो गया, कट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जांपल लिखेंगे चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई, बंदो हरि राई। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिखेंगे चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि जो हरि जी के कमल हैं, कृष्ण जी के जो चरण है वो कमल के समान है। तो देखिए जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है, वो उपमेय होता है। तो देखिए चरण की तुलना कमल से की गई, तो किसकी तुलना की जा रही है, चरण की, तो ये उपमेय होगा। ठीक है, और किससे की जा रही है, ये की जा रही है कमल से, तो ये उपमान होगा। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं चरण क्या है, यहां पर मैं लिख दूं उपमेय क्या है, उपमान क्या है। ठीक है, तो उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, उपमान हो जाएगा। तो उपमेय जो आपका होगा वो हो जाएगा चरण, क्योंकि जिसकी तुलना की जाए, चरण की तुलना किससे की जा रही है, जिससे की जाए कमल, तो ये उपमेय उपमान होगा। तो जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरि राई, यहां पर श्री कृष्ण जी के चरण की तुलना कमल से की गई है। ठीक है, तो उपमेय चरण होगा, उपमान कमल होगा। बस हो गया, ये भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अलंकार। अब देखिए नेक्स्ट वाला हमारा है उपमा अलंकार। ठीक है, इसमें क्या है, उपमा अलंकार। देखिए जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाए जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमेय अलंकार होता है। यानी कि जहां दो भिन्न वस्तुओं के गुण, आकृति और स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण भी समझेंगे। दो वस्तुओं की तुलना की जा रही है या उनमें समानता दिखाया जा रहा है तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, हम कौन सा लेंगे, यहां पर हरिपद कोमल कमल से। ये भी उसी तरह का एग्जांपल है, हरिपद कोमल कमल से। क्या है, हरिपद, ठीक है, कोमल कमल से, कमल से, ये भी उसी तरह है। तो देखिए यहां पर उपमान क्या है, हरिपद कोमल कमल से, यानी कि जो उपमेय है वो हरि जी का पद, हरि जी का पैर है। यहां पर कहा जाए कि हरि जी का जो पैर है वो कमल के समान है, जो कृष्ण जी का पैर है वो कमल के समान है। तो हरिपद जो है ये उपमेय होगा। ठीक है, कमल जो है वो उपमान होगा, क्योंकि जिससे तुलना की जाए, कमल से की जा रही है। ठीक है, उपमान होगा। ठीक है, वाचक शब्द क्या होगा, से होगा। ठीक है, और साधारण धर्म होगा कोमल, यानी कि विशेषता। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें लिख देते हैं। स्पष्टीकरण चाहे तो आप ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं, स्पष्टीकरण। ठीक है, थोड़ा स्पष्टीकरण हम कर रहे हैं तो यहां पर ऐसे हेडिंग डाल दीजिए। ऐसे चाहे तो आप जो इससे पहले वाला अलंकार बताया उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो यहां पर उपमेय क्या है, पहले लिखेंगे उपमेय, फिर लिखेंगे उपमान, उपमान, फिर लिखेंगे साधारण धर्म, साधारण धर्म, और फिर लिखेंगे वाचक शब्द। क्या लिखेंगे, वाचक शब्द। ठीक है, तो देखिए हमारा उपमेय क्या है, हरिपद, हरि जी का जो पैर है वो हमारा उपमेय होगा। ठीक है, इसके बाद में उपमान क्या है, उपमान है कमल, क्योंकि कमल से इसकी तुलना की गई है। साधारण धर्म क्या है, साधारण धर्म है कोमल, क्योंकि कोमल है उनका कमल। ठीक है, ये उनकी विशेषता है, वाचक शब्द है से। तो इस प्रकार से आप स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा अलंकार। समझ में आ गया। अलंकार मैंने 4 आपको बता दें, चारों पढ़िए, 2 नंबर फ्री में रखे हैं, एकदम फ्री। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है छंद। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छंद। छंद में 2 नंबर इसके भी क्लियर रहते हैं, एकदम पक्के। ठीक है, छंद में 3 अगर आप पढ़ लेंगे भैया, ये तीनों, ठीक है, तो 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। और ये तीनों मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, तीनों के तीनों, क्योंकि मुझे पक्का करवाना है, चाहे जितना मेहनत लग जाए, चाहे जितना मेहनत करना पड़ जाए, लेकिन आपका नंबर एकदम क्लियर करवा के ही रहूंगा। देखिए इसमें चौपाई सबसे पहला पढ़ेंगे, चौपाई, दोहा, सोरठा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पहले चौपाई पढ़ते हैं। देखिए चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। देखिए चौपाई जो है एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण टोटल होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण समझेंगे, हमें सब समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखेंगे उदाहरण।
ठीक है। थोड़ा उदाहरण इसको मैं डीपली लिखूंगा क्योंकि भाई थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं एक बार। तो देखिए क्या लिखेंगे, बंदो, या यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, बंदो, बंदो गुरु पद पदुम परागा, ठीक है, पदुम परागा, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब लिखेंगे सुरुचि, सुरिच, सुवास, सुवास, सरस अनुरागा, सरस अनुरागा, ठीक है। थोड़ा आपका जो कॉपी होगा वो थोड़ा लॉन्ग होगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा कॉपी जो है इसकी साइज थोड़ी सी छोड़ी है, ठीक है। नीचे लिखेंगे अमीय, देखिए मैं दूर लिख रहा हूं ताकि मात्रा गिनने में प्रॉब्लम ना हो। अमीय मूरिमय, मूरिमय, चूरन चारू, चूरन चारू, ठीक है। समन सकल, समन सकल भव, रुज परिवारू, परिवारू, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे भैया, बहुत सिंपल सा, ध्यान दीजिए, आपको मात्राएं गिनना है क्योंकि देखिए 4 चरण है, 1 2 3 4, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। कैसे गिनते हैं देखिए, बंदो, देखिए बा के ऊपर बिंदी लगी है तो इसकी 2 मात्राएं गिनेंगे। 2 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, एक देखिए दा अकेला है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 1 3 हो गया। देखिए छोटाऊ बड़ाऊ जो है ये भी अकेला है तो इसको भी 1 लिखेंगे। अब गुरु, गु में छोटा ऊ लगा है, ठीक है, तो इसको भी 1 लिखेंगे। रू में बड़ा ऊ लगा है तब भी इसमें 1 ही रहेगा, ठीक है। छोटाऊ ये भी है, गुरु लिखा है, गुरु, ठीक है। अब पद में 1 1, देखिए इसमें मात्राएं नहीं है, जब पा पर आ का मात्रा लगा होता है तो 2 लेते हैं हम, ठीक है। पा में भी ये सिंगल है 1, दा पे छोटाऊ का मात्रा है 2, 1 होगा, ठीक है। माँ में भी 1, इसमें भी 1, रा पर बड़ा का मात्रा लगा है 2, गा पर बड़ा का मात्रा लगा है 2, तो इसमें बड़ा का मात्रा होगा या ओ का मात्रा होगा उसको 2 2 लिखेंगे। तो कितने मात्राएं हुए, एक हमारा एक चरण कंप्लीट हो चुका है। 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16। अब अगर आप गिनना समझ जाएंगे तो मेरी तरह ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको दर्शा देना है एग्जाम में, फाड़ के आना है। 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16, ये भी हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 2 14 2 16, ठीक है। तो ये देखिए चारों चरण में 16 मात्राएं, ये सब मात्रिक छंद है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चौपाई। चौपाई में क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। तो एग्जांपल भी मैंने समझा दिया, एक एक चरण में 16 मात्राएं ऐसे दर्शा देंगे, 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो चौपाई हो गया। अब चलिए दोहा देखते हैं, दोहा तो सुना ही होगा आपने। अब चलिए पढ़ते हैं दोहा। देखिए जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आप दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हाँ आप यही एग्जाम्पल लिखिए, आपको जो भी बताए लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोहा के कई एग्जाम्पल है, किसी भी टॉपिक पे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। देखिए दोहा सब मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है, पर इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यानी कि दोहा जो है और सब मात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी, ठीक है। ये समझ लीजिए। उदाहरण देखते हैं, और इसी का उल्टा सेम हमारा सोरठा होता है, उसके पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13, ठीक है। सिंपल सा है। इसकी देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, मेरी भव बाधा हरु, सुना होगा आपने, मेरी भव बाधा हरो, बाधा हरो, ठीक है। एक हमारा हो गया चरण। दूसरा चरण देखिए, राधा नागरी सोई, राधा नागरी सोई, ठीक है। आगे देखिए, जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे, ठीक है। श्याम हरित, श्याम हरित दुति, दुति होई, ठीक है। श्याम हरित दुत होई। तो देखिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुत होई। इसकी मात्राएं कैसे गिनेंगे देखिए, इसके पहले एवं तीसरे चरण में 13, दूसरे एवं चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो ये पहला चरण है, दूसरा तीसरा चौथा। तो पहले एवं तीसरे चरण में पहले हम गिनेंगे 13 मात्राएं। तो देखिए 2
2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13, ठीक है। और तीसरे में भी 13 होना चाहिए, तो 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13, 13 हो गया। अब दूसरे और चौथे में 11 11, मतलब देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, गिनना आना चाहिए। देखिए रा पर बड़ा का मात्रा लगा, मैंने 2 लिखा। ये जो गा सिंपल सा, इसमें 1 लिखा मैंने, ठीक है। इसको देखिए, इसमें आधा सा नहीं लेंगे, इसको डायरेक्टली 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तो देखिए पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे एवं चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं, गिन लीजिए। तो ये आपका होगा दोहा, ठीक है। बस हो गया इसका भी एग्जांपल। तो ऐसे लिखेंगे, आपको 2 नंबर इसका भी मिल जाएगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, छंद में जो है सोरठा, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए हमारा आता है सोरठा। सोरठा में क्या लिखेंगे, देखिए इसमें भी वो सेम होता है, बस दोहा का उल्टा होगा। देखिए सोरठा अर्थसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। देखिए दोहे में पहले एवं तीसरे चरण में 13 थी, दूसरे एवं चौथे चरण में 11 थी। इसमें पहले एवं तीसरे चरण में 11, दूसरे एवं चौथे चरण में 13 होंगे, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, सिंपल सा है, ज्यादा बकवास में करूंगा नहीं, क्योंकि देखिए टाइम ज्यादा आपके पास है नहीं, समय को वेस्ट मत जाने दीजिए, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम धन है, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे राम स्वरूप तुम्हार, राम स्वरूप तुम्हार, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है राम स्वरूप को ही लिखें, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। वयन अगोचर, वयन अगोचर बुद्धि पर, बुद्धि पर, ठीक है। फिर लिखेंगे अविगत अकथ अपार, यहां पर लिखेंगे अविगत अकथ अपार, ठीक है। फिर लिखेंगे नेति नेति, नेति नेति नित निगम, निगम सोनू निगम नहीं, ठीक है, दूसरा निगम है कह, ये हो गया, बस हो गया। अब इसको गिनिए, पहले एवं तीसरे चरण में 11 होनी चाहिए, दूसरे एवं चौथे चरण में 13। तो देखिए 2 1 3 1 4 2 6 सॉरी 1 5 1 6 1 7 2 9 11, देखिए 2 1 3 1 4, ठीक है। यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना, यहां पर जो स्वरूप है तो इसको 2 लेंगे, ठीक है। गुरु, रू में छटाऊ का था, यहां पर स्वरूप है, रा पर बड़ाऊ का मात्रा लगा है, तो यहां पर 2 लेंगे। तो 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, ठीक है। इसमें देखिए पहले हम तीसरे चरण में 11, तो 1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11, तो पहले हम तीसरे चरण में 11 मात्राएं, और दूसरे हम चौथे में देखिए 1 2 3 4 6 7 8 9 और 2 11 12 13, तो दूसरे चरण में 13 हो गई। इसमें देखिए 2 1 3 1 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13, तो देखिए पहले हम तीसरे चरण में 11, दूसरे हम चौथे चरण में 13, तो ये आपका होगा सोरठा, ठीक है। क्योंकि इसके पहले हम तीसरे चरण में 11, दूसरे हम चौथे चरण में 13 होंगी, तो ये सोरठा होगा। बस हो गया, ये भी आपका 2 नंबर क्लियर। तो यहां से मैंने छंद में 3 आपको बताया, दोहा, सोरठा और चौपाई, ठीक है। तो यहां पर भी आपका ये तीनों कंप्लीट कर लेना, 2 नंबर आपका इसका क्लियर। तो रस छंद अलंकार का 6 नंबर क्लियर हो चुका है। अब चलिए आगे देखते हैं, अभी हमारा पत्र लेखन है, उसके बाद में निबंध है, 2 टॉपिक और बचे, उसको भी पढ़ लेते हैं, बस हमारा फिनिश हो जाएगा खंड ख, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, बोरिंग बिल्कुल नहीं होने का, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पत्र लेखन। अब देखिए पत्र लेखन जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। इसमें आपको करना क्या होता है, देखिए पत्र लिखना होता है। जैसे देखिए हम एक टॉपिक पर पत्र लिखे हैं, उसको मैं दिखाना चाहता हूं, आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है। देखिए मैं साथ साथ अगर लिखता तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, आपको भी पता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए क्या है कि बढ़ता हुआ संक्रामक रोग है, और हमारे जो प्राथमिक चिकित्सालय हैं, जो यहाँ पर सरकारी अस्पताल है, उसमें दवाएं नहीं उपलब्ध है, उसके लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो देखिए हम लिखेंगे ऐसे, सेवा में पहले लिखेंगे, फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ, देखिए जहां का भी दिया जाए वहां लिख सकते हैं, मेरठ या कहीं पे, ठीक है। विषय क्या रहेगा, पहले विषय, उसके बाद विषय लिखना है। विषय का मतलब किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं। तो देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव, ठीक है, यानी कि दवाइयों का अभाव है वहां पर, ठीक है, इसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए महोदय, आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए समुचित दवाइयों की उपलब्धता हेतु
पत्र लिखिए, तो आपको लिखना है, ठीक है। महोदय लिखेंगे, फिर लिखेंगे थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए ध्यान समझिए, लिखने का तरीका समझिए कैसे लिखते हैं। देखिए सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फिर विषय लिखेंगे हेडिंग डालकर, फिर महोदय लिखेंगे और इसके बारे में लिखेंगे। देखिए मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाओं की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, ज्वर, मलेरिया, टीबी तथा पीत ज्वर, ये सब संक्रामक जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर, यानी कि संक्रामक रोग जो हैं वो फैले हुए हैं। थोड़ा सा आगे और आप लिख सकते हैं चाहें तो कि लेकिन वह आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे। वही डॉक्टर द्वारा पीड़ित को इलाज हेतु बाहर से जो लिखी जा रही दवाइयां हैं वो इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं जो आम आदमी के पहुंच से बाहर है। थोड़ा आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाइयों का अभाव है, इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही। पीड़ित की संख्या, जो रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ ले सके। दिनांक इधर लिखिए, दिनांक नहीं लिखना, आपको ऐसे लिख देना है भवदीय। भवदीय का मतलब आप कौन लिख रहे हैं, मदन लाल, मदन लाल है भैया, मदन लाल खैर नगर मेरठ से हैं ये, मतलब लिख रहे हैं, ऐसा मैंने लिख दिया है। कोई भी नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन नाम ना लिखें तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर पत्र लिखना है तो आपको थोड़ा तरीका पता होना चाहिए। पहले सेवा में, फिर जिसको लिख रहे हैं उसको लिखना है, फिर विषय हेडिंग डालना है, फिर महोदय लिखकर उसके बारे में थोड़ा डीप से लिखना है, फिर लास्ट में आपसे अनुरोध उनसे करना है और दिनांक और ये डालकर आपको लिख देना है, बस हो गया। इस तरह से अगर आप पत्र लिखते हैं बोर्ड परीक्षा में तो आपको 6 नंबर एकदम फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, एकदम पक्का है। तो ऐसे लिखिएगा। चलिए हो गया। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा है निबंध। पूरे 9 नंबर का आता है, चलिए उसको भी देखते हैं। तो देखिए अब बारी आती है निबंध की, जो 9 नंबर का आता है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। अब आप लोग कहेंगे सर अब मैं जिस टॉपिक पर निबंध बताऊंगा वो क्या है। देखिए मेरे प्रिय कवि तुलसीदास, ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है मेरे प्रिय कवि, इस पर निबंध लिखिए। तो क्या करेंगे आप, आपके जो प्रिय हैं उसको लिख देंगे, ठीक है। तो मेरे तुलसीदास हैं तो मैंने तुलसीदास को लिख दिया, ऐसे हेडिंग डालेंगे, ठीक है, बीच में ऐसे ऐसे कर देंगे, चाहे आप रेड से कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, और जो आगे इंपॉर्टेंट है जैसे कोरोना वायरस पर निबंध, पर्यावरण और प्रदूषण पर निबंध, आतंकवाद पर निबंध, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बार बार एक ही चीज पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो थोड़ा अलग करते हैं, ठीक है। आपको निबंध देखना है, उसका तरीका समझना है कि हेडिंग कौन कौन से डालें, बाकी किसी भी टॉपिक पर आएगा आप लिख देंगे। सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा, लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, देखिए संसार में अनेक प्रसिद्ध, आपको हेडिंग अगर इसमें अच्छे से डाल देंगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। देखिए संसार में अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मेरे प्रिय साहित्यकार महाकवि तुलसीदास हैं। यद्यपि तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति भावना की प्रधानता है, परंतु इनका काव्य कई 100 वर्षों के बाद भी भारतीय जनमानस में रचा बसा हुआ है और उनका मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए तुलसीदास मेरे प्रिय साहित्यकार हैं। आरंभिक जीवन, प्रायः प्राचीन कवियों और लेखकों के जन्म के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती। तुलसीदास के विषयों में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा मैं बड़ा बताऊंगा आपको, जितने वर्ड में लिखना है उससे भी बड़ा बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। आप थोड़ा छोटा लिखिएगा, इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा मैं बता रहा हूं, क्योंकि इतना बड़ा लिखेंगे तो 30 मिनट आपको ऐसे ही चला जाएगा। थोड़ा छोटा लिखिएगा, लेकिन मैं बता दूं क्योंकि बताना मेरा काम है। हल्का सा छोटा लिखिएगा क्योंकि ये सभी तो आप याद कर नहीं पाएंगे, कुछ कुछ लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी इसी में और लिखिए, किंतु माना जाता है कि तुलसीदास का जन्म सन 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, ठीक है। ब्राह्मण माता पिता ने इन्हें अशुभ मानकर जन्म लेने के बाद ही इनका त्याग कर दिया था। इस कारण इनका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। गुरु नरहर दास ने इनको शिक्षा दी। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ था। विवाह के उपरांत उसकी एक कट उक्ति सुनकर इन्होंने राम भक्ति को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 37 ग्रंथों की रचना की, परंतु इनके 12 ग्रंथ ही प्रमाणित माने जाते हैं। इस महान भक्त कवि का देहावसान संवत 1680 में हो गया, यानी कि 1680 में इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा माना जाता है, ठीक है। आगे क्या लिखना है, अब हमें दूसरा हेडिंग डालना है। प्रस्तावना के बाद हमने ये हेडिंग डाला, इसमें देखिए दूसरा हेडिंग काव्यगत विशेषताएं।
इनकी विशेषताएं क्या है? देखिए, तुलसीदास का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब हिंदू समाज मुसलमान शासकों के अत्याचारों से आतंकित था। लोगों का नैतिक चरित्र गिर रहा था और लोग संस्कारहीन हो रहे थे। ऐसे में समाज के सामने एक आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता थी ताकि लोग उचित अनुचित का भेद समझकर सही आचरण कर सके। यह भार तुलसीदास ने संभाला और रामचरितमानस नामक महान ग्रंथ की रचना की। इसके माध्यम से इन्होंने अपने प्रभु श्री राम का चरित्र चित्रण किया। हालांकि रामचरितमानस एक भक्ति भावना प्रधान काव्य है, परंतु इसके माध्यम से जनता को अपने सामाजिक कर्तव्यों का बोध हुआ। इसमें वर्णित विभिन्न घटनाओं और चरित्रों ने सामान्य जनमानस पर इन पर एक गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने कुछ और रचनाएं की, उनको भी जानते हैं। देखिए, ऐसे लिखना है। इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जन्म जानकी मंगल, रामलला, नैच्छू, वरवय, रामायण, वैराग्य, संदीपनी, पार्वती मंगल आदि ग्रंथों की रचना की है। परंतु इनकी प्रसिद्ध का मुख्य आधार रामचरितमानस है। ये जो फेमस हुए, ये अपनी रचना महाकाव्य रामचरितमानस के द्वारा ही फेमस हुए। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने विभिन्न छंदों में रचना करके अपना पांडित्य का प्रदर्शन किया। तुलसी ने प्रबंध तथा मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों में रचनाएं की। इनकी प्रशंसा में कवि जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है? देखिए, इनकी प्रशंसा करते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि प्रभु का निर्भय सेवक था, स्वामी था अपना, जाग चुका था जग था जिसके आगे सपना, प्रबल प्रचारक था जो उस प्रभु की प्रभु सत्ता का, अनुभव था संपूर्ण जिसे उसकी विभुजता का, राम छोड़कर और की जिसने कभी ना आस की, रामचरितमानस कमल जय हो तुलसीदास की। ठीक है, ये लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। उनकी विशेषताओं को बताते हुए थोड़ा उनके बारे में लिखा है। ठीक है, अब लास्ट हेडिंग हमारा रहेगा उपसंहार। देखिए, ज्यादा हेडिंग मैंने इसमें नहीं डाला, लेकिन थोड़ा बहुत हेडिंग आपको डालना है और इसके लिख देना है, क्योंकि जितने वर्ड में आपको लिखना है उतने में ही आप लिखेंगे। ठीक है, उपसंहार में क्या लिखेंगे? उपसंहार आपका लास्ट हेडिंग होना चाहिए, स्टार्टिंग में प्रस्तावना। ठीक है, तो उपसंहार में देखिए, तुलसीदास जी अपनी इन्हीं सब विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं। निसंदेह इनका काव्य महान है। तुलसी ने अपने युग और भविष्य, स्वदेश और विश्व, व्यक्ति और समाज सभी के लिए महत्वपूर्ण सामग्री दी है। अतः ये मेरे प्रिय कवि हैं। अंत में इनके बारे में यही कहा जा सकता है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ठीक है, अंत में इनके बारे में हम यही कहेंगे। ठीक है, कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ठीक है, तो ये इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखना है। तो उपसंहार में हमें इतना लिखना है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम मेरे प्रिय कवि पर एक लेख लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। 9 नंबर अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे पक्का हो जाएगा। और भी बहुत सारे निबंध मैं आपको बता चुका हूं, उसको भी जाकर पढ़ लीजिएगा।